फ्रेंड्स, एमएसएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एंजॉय के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग क्लास 6 से साइंस एनसीईआरटी स्टार्ट किए थे, उसमें हम लोग का 4 चैप्टर कंप्लीट हो गया है और आज हम लोग का 5वां चैप्टर है। उसमें हम लोगों ने पहले चैप्टर में बात किया कि भोजन कहाँ से आता है, दूसरे में भोजन के घटक, तीसरे में तंतु से लेकर वस्त्र बनने तक सारे प्रोसेस देखे थे और चौथे चैप्टर में हम लोग पदार्थों का पृथक्करण या समूह बनाना सीखे थे। और आज का हम लोग का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 है, उसमें पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों का पृथक्करण किस रूप में किया जाता है, उसकी क्या क्या प्रोसेस है, क्या विधियां हैं, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। लिखा है ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते देखते हैं। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जिनमें से हम जो मिश्रण होता है, कई पदार्थ एक साथ मिले होते हैं, उनमें से हम सारे पदार्थों को अलग अलग करते हैं या उसका मतलब पृथक करते हैं या उसको अलग करते हैं। यही है, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से चालनित्र द्वारा पृथक किया जाता है। जब हम चाय बनाते हैं तो चाय को बाद में छानते हैं, उसको छानना जो होता है वो चालनी विधि द्वारा होता है या उसको हम चालनित्र भी कहते हैं। तो वही है, चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से चालनित्र छालनी द्वारा पृथक किया जाता है। ऊपर है, शस्य कर्तन के समय अनाज को डंडियों से पृथक करते हैं। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है। शस्य कर्तन मतलब जब फसलों की कटाई करते हैं तो उसके बाद उसको हम डंडियों के द्वारा उसका पृथक्करण करते हैं। और मक्खन को अलग करने के लिए दूध या जो दही होता है उसको मथना पड़ता है, उसकी मंथन की क्रिया करनी पड़ती है, जिससे दूध से दही मक्खन बन जाए। और दही हो या दूध हो, उससे हम मक्खन कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमको मथना पड़ता है दूध या दही को। आगे है, जैसे कि हमने अध्याय 3 में सीखा कि रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को ओढ़ते थे। हम लोग चैप्टर 3 में पढ़े थे कि उसमें हम तंतु से वस्त्र कैसे बनाते हैं। उसमें हम लोग देखे थे कपास के द्वारा रुई बनता है, रुई से धागा बनता है, धागा से वस्त्र बनता है। तो कपास की जो खेती होती है, कपास जब खेत में उगाया जाता है, जब वो परिपक्व हो जाता है या कटने की अवस्था आ जाती है, जब उसके बीज जो होते हैं, कपास गोलक जिसे कहते हैं, वो जब पक जाता है तो वो फूटने लगता है। फूट जाता है तो उससे कपास जो है बाहर उसके ऊपर निकल आता है, बीज के ऊपर। फिर उसके बाद जब वो पूरी तरीके से परिपक्व हो जाता है तो उसको हम काट लेते हैं। काटने के बाद उसको हम कंकतन विधि द्वारा या हस्त विधि द्वारा उसको पृथक करते हैं। तो वही जो कंकतन विधि हम उसमें करते थे, पदार्थों को जो पृथक करते थे, उसमें से रुई के कपास को अलग करते थे और उसके जो वेस्ट मटेरियल थे उसको अलग करते थे। तो वो विधि भी जो थी वो कपास को ओढ़ते थे। वही इसमें है कि हमने अध्याय 3 में सीखा कि रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को ओढ़ते थे, कपास की ओटाई करते थे, जिससे उस कपास के बीज अलग हो जाते थे और कॉटन अलग हो जाते थे। आगे है, कदाचित आपने नमकीन, दलिया अथवा पोहा खाया होगा। यदि आपने यह पाया होगा कि इसमें मिर्च है तो खाने से पहले उसमें सावधानी पूर्वक बाहर निकाल दिया होगा। कभी कभी ऐसा होता है, हम नमकीन खाते हैं, दलिया खाते हैं, पोहा खाते हैं, उसमें ऐसा कुछ मटेरियल होते हैं, कुछ पदार्थ होते हैं जो हमको पसंद नहीं आते या हमारे मुंह में उसका टेस्ट हमको अच्छा नहीं लगता। तो हम क्या करते हैं, उसको बीन के उसको छाट के अलग अलग रख देते हैं। जैसे मिर्ची वगैरह देखिए, मोस्टली लोग मिर्ची को अलग कर देते हैं। कुछ बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, उनको टमाटर भी नहीं पसंद आती, धनिया नहीं पसंद आता, तो वो भी अलग कर देते हैं। तो वही इसमें है कि कदाचित आपने नमकीन, दलिया अथवा पोया खाया होगा। यदि आपने यह पाया होगा कि इसमें मिर्च है तो खाने से पहले उन्हें सावधानी पूर्वक बाहर निकाल दिया होगा। कि मतलब जो भी पदार्थ हमें नहीं पसंद आता भोजन में, उसको हम साइड कर देते हैं और जो पदार्थ हमको पसंद आता है उसको हम खा लेते हैं। तो वही आगे है, कल्पना कीजिए कि एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हैं और आपसे इन्हें पृथक करने के लिए कहा गया है, तो आप क्या करेंगे। मान लीजिए किसी टोकरी में आम और अमरूद मिक्स करके रखा हुआ है, उसको हमको अलग करने के लिए कहा जाए, पृथक करने के लिए, तो हम क्या करेंगे। तो उसमें क्या करेंगे, जितने आम वाले फल होंगे उसको एक साथ कर देंगे, अमरूद वाले फल को एक साथ कर देंगे। तो वही आगे है, इसके लिए आप एक प्रकार के फलों को उठाकर किसी पृथक बर्तन में रख देंगे। क्या यह सही है। मतलब अभी मैंने बताया कि जैसे अमरूद है और आम है, दोनों एक साथ मिक्स हैं, तो उसमें से अगर हमको अलग करना होगा तो एक प्रकार के फल को एक टोकरी में करेंगे और दूसरे प्रकार के फल को दूसरे टोकरी में करेंगे। तो वही है, तो क्या यह करना सही है। तो हाँ, यह एक मतलब सही विधि है, इसके द्वारा हम अलग कर सकते हैं। आगे है, ऐसा करना सरल प्रतीत होता है।
ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, परंतु यदि पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम या अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे हो तो उन्हें पृथक करने के लिए क्या करना होगा। ऐसा करना तो बहुत आसान होता है, जिसमें बड़े बड़े अणु होते हैं, बड़े बड़े पदार्थ होते हैं, जैसे हम आम और अमरूद को आसानी से अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई छोटा पदार्थ है, छोटे कण हो, तो उसको हम कैसे पृथक करेंगे। तो वही इसमें कहने का मतलब है कि ऐसा करना बहुत सरल प्रतीत होता है, परंतु यदि पृथक किए जाने वाले पदार्थ जो हैं आम या अमरूद की तुलना में बहुत छोटे हो तो उन्हें हम पृथक करने के लिए कौन सी विधि अपनाएंगे, क्या करेंगे। आगे है, कल्पना कीजिए यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दिया जाता है तो मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बीनकर पृथक करने की सोचना भी असंभव है। यदि हमको रेत और नमक के मिश्रण को किसी गिलास में रेत और नमक के मिश्रण को दे दिया जाता है और हमको कहा जाता है कि उसमें से रेत और नमक को बीन के अलग करना है, तो ऐसा करना संभव नहीं है। हम किसी उसमें से एक एक रेत को बीन नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके कण जो होते हैं बहुत बारीक होते हैं, नमक के भी कण बहुत बारीक होते हैं और रेत के भी कण बहुत बारीक होते हैं। तो इसको हम हाथ से बीन के या बीन के पृथक करना हमारे लिए संभव नहीं है। तो यही है कि मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बीन कर पृथक करने की सोचना भी असंभव है। आगे है, क्रियाकलाप फर्स्ट के माध्यम से देखेंगे कि सारणी 5.1 में कॉलम 1 में पृथक्करण के कुछ प्रक्रम दिए गए हैं। जो सारणी दिया गया है 5.1 दिया गया, उसमें कॉलम 1 में पृथक करने की कुछ विधि दी गई है। पृथक करने का उद्देश्य तथा अवयवों को पृथक करने के ढंगों को कॉलम 2 तथा कॉलम 3 में दिया गया है। पृथक करने के क्या उद्देश्य हैं और क्या तरीका है, इसको कॉलम 2 और कॉलम 3 के माध्यम से दिखाया गया है। तथापि कॉलम 2 तथा कॉलम 3 में दी गई सूचना अव्यवस्थित हो गई है। जो कॉलम 2 है, कॉलम 3 में जो सूचना दी गई है वो कुछ अव्यवस्थित हो गया है, कुछ सही से मैच नहीं है। आगे है, क्या आप प्रत्येक प्रक्रम को उसके उद्देश्य तथा पृथक्कृत अवयवों के उपयोग के ढंग से मिलान कर सकते हैं। क्या ये सारे जो प्रक्रम दिए गए हैं, पदार्थ जो दिए गए हैं, उसके उपयोग और उसके ढंग के हिसाब से आप उसको सही मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारणी दिया है 5.1 और इसमें दिया है हम पदार्थों को पृथक्करण क्यों करते हैं। पृथक्करण ये प्रक्रम है, ये उद्देश्य लिखा है कि किस उद्देश्य से हम पृथक करते हैं और पृथक अवयवों को हम क्या करते हैं। जैसे देखिए, चावल से पत्थरों को पृथक करना, चावल से पत्थर को पृथक करना, तो ये किसके अंतर्गत आएगा। इसमें दो भिन्न होंगे, परंतु उपयोगी पदार्थ को हम पृथक कर लेते हैं। जैसे चावल में कंकड़ वगैरह होते हैं। जब चावल खेतों वगैरह से कट के आते हैं तो उसमें कुछ कंकड़ होते हैं, कुछ छोटे साइज के, कुछ बड़े साइज के होते हैं, तो उसको अलग कर लेते हैं और उसमें से जो उपयोगी भाग होता है उसको हम अलग कर लेते हैं और जो मतलब बेस्ट होता है उसको हम अलग कर लेते हैं। और इसमें क्या करते हैं, ठोस अवयव को हम फेंक देते हैं। जो उसमें ठोस अवयव होता है उसको हम फेंक देते हैं। अगला है मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन। मक्खन प्राप्त करने के लिए हम दूध को मथते हैं, दूध का मंथन किया जाता है और उसमें अनुपयोगी अवयवों को दूर करना होता है। और इसके बाद है हम अशुद्धियों को फेंक देते हैं। इसमें जो हमको अशुद्धि मिलती है उसको हम फेंक देते हैं। अगला है चाय की पत्तियों को पृथक करना। चाय की पत्ती जो होती है उसको हम अलग करते हैं। जब चाय बनाते हैं तो उसको छन्नी के माध्यम से चाय की पत्ती को निकाल लेते हैं। वही है कि इसमें हानिकारक अवयव और अशुद्धियों को दूर करना, हम दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं। इसमें क्या है, कुछ मैच जो है सही मैच नहीं हुआ है तो उसको हमें सही मैच करना है। जैसे चाय की पत्ती जो होती है, इसमें जो होता है एक तो उपयोगी होता है, चाय की पत्ती जो होती है वो वेस्ट होता है, तो इसमें जो अशुद्धियाँ होती है उसको हम फेंक देते हैं। और मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मथना। मक्खन जब प्राप्त करना होता है तो हम दूध को मथते हैं। दूध को मथते हैं तो उसमें जो हानिकारक तत्व होते हैं, अशुद्धि होते हैं, उसको अलग कर देते हैं और हम दोनों अवयव का भी उपयोग कर सकते हैं। तो यही इसमें कुछ मैच जो है गलत दिया हुआ है, उसको सही तरीके से सही ढंग से व्यवस्थित करना है। आगे देखते हैं, हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उनमें मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। हम यह देखते हैं कि कोई भी पदार्थ होता है, कोई भी मटेरियल होता है, उसको हमको खाने से पहले या बनाने से पहले या यूज़ करने से पहले उसमें जो भी अशुद्धियाँ होती हैं उसको हम अलग करते हैं, या हानिकारक तत्व जो होते हैं उसको हम अलग करते हैं जो हमारे लिए अनुपयोग नहीं है। जैसे आप देखिए राशन को देख लीजिए, उसमें दाल है, चावल है, गेहूँ है, ये सारे जब खेत से कट के आते हैं तो उसमें ढेर सारी अशुद्धियाँ होती हैं। कुछ भूसी के कण होते हैं, कुछ महीन दाने होते हैं, कुछ खराब दाने होते हैं, कुछ उसमें बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं। इसी तरह से जब हम उसको बनाने जाते हैं तो उसके पहले हमको उसको बीन के शुद्ध करना पड़ता है। चावल हो, दाल हो, गेहूं हो, जो भी हो, उसको पहले हम शुद्धिकरण करते हैं। तो वही इसमें दे रहा है कि हम देखते हैं किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक और अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। आप सब्जी वगैरह को भी देखे होंगे कि सब्जी वगैरह होता है, कुछ दबने वगैरह से या किसी कारण से उसमें कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, खराब हो जाता है, सड़ जाता है, तो उसको हम बनाने से पहले उसको काट छाट के अलग करते हैं। तो ये सारे प्रोसेस जो भी हम करते हैं, हानिकारक पदार्थों को हटाते हैं और अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करते हैं, ये सारे प्रोसेस इसी के अंतर्गत आएंगे। आगे है, कभी कभी हम उपयोगी
उपयोगी पदार्थों को पृथक करते हैं जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हमको क्या होता है, कुछ उपयोगी पदार्थ को ही हम अलग करते हैं और जिसको हमें उपयोग करने की आवश्यकता होती है उन्हीं को हम अलग करते हैं, बाकी को ऐसे ही रख देते हैं। तो वही है, कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। आगे है, पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों के अमाप अथवा द्रव्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जो पृथक करते हैं, जो पदार्थ हम अलग करते हैं, जो कण बीनते हैं, उसके जो गुण होते हैं और उसके जो कण के माप होते हैं, आकार होते हैं, उसके भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जैसे हम चावल वगैरह में भूसी अलग करते हैं तो उसमें कंकड़ पत्थर हमको आ जाते हैं, मिट्टी वगैरह आते हैं। सब्जी हो जाते हैं तो सब्जी में देखिए कुछ अलग तरह के उसमें कीड़े मकोड़े लग जाते हैं तो उसको काट के अलग करते हैं। ऐसे कोई और पदार्थ होता है तो उसमें जो होते हैं उसके माप अलग अलग होते हैं, कणों के माप जो है अलग अलग होते हैं और द्रव्य भी जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है। और द्रव्य में 3 पदार्थ आते हैं, ठोस, द्रव, गैस। आगे है, ये ठोस, द्रव, गैस भी हो सकते हैं। द्रव्य में तीनों पदार्थ आ गए, ठोस, द्रव, गैस। तो इसमें से कोई भी पदार्थ हो सकते हैं, कुछ ठोस के रूप में हो सकते हैं, कुछ द्रव के रूप में हो सकते हैं और कुछ गैस के रूप में भी हो सकते हैं। इसीलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण का पृथक्करण कैसे करते हैं जिनके गुणधर्म में अत्यधिक भिन्नता है। हम कुछ ऐसे पदार्थ हैं, किन्हीं ऐसे पदार्थ को हम कैसे पृथक करते हैं जिनमें कुछ भिन्नता पाई जाती है या जिनके गुणधर्म में अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है। आगे देखते हैं, पृथक्करण की विधियां। पृथक्करण की विधियां क्या है, इसमें ढेर सारी विधियां दी हुई हैं, उसको हम देखेंगे कैसे हम किस चीज़ को किस चीज़ से अलग करते हैं, किस विधि द्वारा किस पदार्थ को किस कण को हम अलग करते हैं। तो पृथक्करण की विधियां, इसमें पहला विधियां दिया हुआ है, इसमें हम पढ़ते हैं। अब हम पदार्थों के पृथक्करण की कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे। इनमें से कई विधियों का उपयोग आपने अपने दैनिक क्रियाकलापों में किया होगा। हम कुछ पदार्थों को लेंगे, उसका हम पृथक्करण करेंगे और पृथक्करण करके हम देखेंगे कि किस माध्यम से ये अलग हो रहा है। और उसमें से कुछ विधियां होंगी जो हम घर पे यूज करते हैं, घर पे सभी लोग अपने दैनिक कार्यों में उसका उपयोग करते हैं। तो पहली विधि इसमें है हस्तचयन। हस्तचयन मतलब हाथ से बीनना, हस्तचयन मतलब हाथ से अलग करना। इसमें क्रियाकलाप सेकंड दिया है। क्रियाकलाप सेकंड में क्या है, दुकान से खरीदे गए अनाज का एक पैकेट कक्षा में लाइए। अब अनाज को कागज की शीट पर फैलाइए। क्या आप कागज पर एक भी प्रकार के अन्य कण, हमको क्या करना है, मार्केट से अनाज का कोई पैकेट लाना है, अनाज का पैकेट लेके आए, उसके बाद हमको क्लास में, कक्षा में किसी कागज पे या किसी पेपर पे उसको फैला देना है। उसके बाद लिखा है कि क्या आप कागज पर एक ही प्रकार के अन्य के कण पाते हैं, कि क्या जो कागज पे जब हम मार्केट से कोई अनाज का पैकेट लाते हैं उसी किसी कागज पे उसको फैलाते हैं, तो क्या ऐसा कोई मिलता है कि सारे कण जो होते हैं एक ही अनाज के हो या एक ही तरह के हो। तो वही है कि क्या आप एक ही तरह के कण पाते हैं। क्या इसमें पत्थर के टुकड़े, भूसी, टूटे हुए अन्य कण और अन्य खाद्य कण हैं। जब हम चावल के पैकेट या किसी भी चीज़ के, किसी भी अनाज का, किसी भी पदार्थ का पैकेट लाते हैं, उसको जब किसी पेपर में या कागज़ पे उसको ढालते हैं, उसके बाद उसमें देखने की कोशिश करते हैं कि क्या इसमें एक ही प्रकार के कण हैं या तो इसमें कुछ भूसी मिली हुई है या टूटे हुए कण हैं या कुछ कंकड़ के कण हैं या क्या उसमें कोई भी वेस्ट मटेरियल या अशुद्धियाँ उसमें है कि नहीं है। तो वही है इसमें, क्या इसमें पत्थर के टुकड़े, भूसी, टूटे हुए अन्य कण, अन्य खाद्य कण हैं। अब अपने हाथ से पत्थर के टुकड़े, भूसे तथा अन्य कणों को पृथक कीजिए। आप क्या करेंगे, उस जो हम अनाज लाए थे, जो हम लाए थे उसको पेपर में जो फैलाए थे, उसमें से हमको इन सारे मटेरियल को अलग करना है। उसमें से जो भूसी है, टूटे हुए कण है, अन्य कण जो है, भूसे, ये सारी चीज़ों को हमको पृथक करना है। जैसे हम चावल घर में लाते हैं तो चावल को हम लोग उसको बीनने का प्रयास करते हैं, उसको बीनते हैं, उसमें जो कंकड़ होता है उसको अलग करते हैं, भूसी होता है उसको अलग करते हैं, उसके कुछ टूटे हुए चावल होते हैं उसको अलग करते हैं। तो वही इसमें कह रहा है कि उस सारे चावल को या उस अनाज को आप अपने हाथ से उसके पत्थर के टुकड़े को, उनके भूसी को और उसके जो टूटे हुए कण है उसको आप पृथक करिए। हस्तचयन की इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने के लिए किया जाता है। हस्तचयन विधि जो होती है वो हाथ से किया जाने वाला विधि होता है और इसका जो मुख्यतः प्रयोग होता है वो गेहूं, चावल या दाल जो होते हैं, अनाज होते हैं जो घर में यूज़ किए जाते हैं, उनको बीनने के लिए किया जाता है। उनमें जो मोटे कण होते हैं, कुछ कंकड़ पत्थर के कण होते हैं, कुछ भूसी होते हैं, उनको अलग करने के लिए हम हस्तचयन विधि का प्रयोग करते हैं। आगे है, ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्रायः बहुत अधिक नहीं होती है। ऐसी स्थितियों में हस्तचयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना एक सुविधाजनक विधि होता है। इस प्रकार की जो अशुद्धियाँ होती हैं, जो कंकड़ पत्थर भूसी होते हैं, ये सारे जो अशुद्धियाँ होती हैं बहुत कम मात्रा में होती हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में चावल में नहीं पाए जाते, जो हम हस्त विधि से करते हैं। इसीलिए हमारे लिए थोड़ी सुविधा होती है, क्योंकि उसमें अशुद्धियाँ कम होती है तो हम आसानी से उसको अलग कर लेते हैं। तो यही इसमें दे रहा है कि ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्रायः बहुत अधिक नहीं होती हैं। ऐसी स्थितियों में हस्तचयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना एक सुविधाजनक विधि लगती है। आगे है,
देखिए जैसे यहाँ अनाज दिया हुआ, अनाज से पत्थर के टुकड़ों को हस्तचयन विधि द्वारा ये मनुष्य जो है अलग कर रहा है। ऐसे ही घर पे आप मोस्टली देखे होंगे कि गेहूँ वगैरह आता है, मार्केट से गेहूँ वगैरह आता है, तो उसको महिलाएं जो होती हैं उसको बीनती हैं, उसमें से कंकड़ पत्थर भूसी को अलग करती हैं और कुछ मतलब वेस्ट भी कण होते हैं उसको भी अलग करती है। उसके साथ साथ ऐसे चावल का भी यूज़ किया जाता है, गेहूँ में भी ऐसे कंकड़ पत्थर को अलग किया जाता है। तो ये सारे प्रोसेस जो महिलाएं घर पे करती हैं वो हस्तचयन विधि कहलाती हैं। आगे है थ्रेसिंग विधि। पहला विधि था हस्तचयन, दूसरा है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है? आपने खेत अथवा खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडियों के गट्ठर देखे होंगे। जब आप खेत में या खलिहान में जाते हैं तो वहाँ गेहूं चावल की जो खड़ी खड़ी फसलें होती हैं, उसको जब काटा जाता है तो काट काट के मोटे मोटे गट्ठर बना लिए जाते हैं। तो वही इसमें है कि आपने खेत अथवा खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी सूखी डंडियों के गट्ठर देखे होंगे। डंडियों से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। प्रत्येक डंडी पर अन्य कण चिपके होते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठरों पर चिपके अन्य कणों की संख्या की कल्पना कीजिए। जब आप खेतों में जाते हैं वहाँ ढेर सारी खड़ी खड़ी अनाजें देखते हैं, उसका क्या करते हैं, काट के उसको गट्ठर बना लेते हैं और गट्ठर को धूप में सुखाने का प्रयास करते हैं। जब धूप में सुखा देते हैं तो आप देखते हैं कि जो प्रत्येक डंडी होती है उसमें ढेर सारे अनाज लगे होते हैं। तो वही इसमें दे रहा है कि प्रत्येक डंडी पर अन्य कण चिपके होते हैं। जिस खेतों में ऐसे सैकड़ों गट्ठर रखे होते हैं जिसमें जो अनाज चिपके होते हैं, अन्य कणों की संख्या जो होती है उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, उसके बारे में हम सोच नहीं सकते, क्योंकि उसमें असंख्य बीज होते हैं, असंख्य उसमें खाद्य पदार्थ होते हैं, या कह सकते हैं कि जो अन्य कण होते हैं उसमें ढेर सारे होते हैं। तो वही है, खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठरों पर चिपके अन्य कणों की संख्या की कल्पना कीजिए। कृषक अन्य कणों की डंडियों में इतने डालियों के गट्ठरों से अनाज को कैसे पृथक करते हैं? तो फिर सोचते हैं कि जो कृषक होते हैं वो खेतों में जो ढेर सारे मोटे मोटे सैकड़ों गट्ठर बना के रखे हैं अनाजों का, अन्य कण का, उससे अन्य कण कैसे अलग करते हैं, कैसे पृथक करते हैं। आगे है, आमों तथा अमरूदों को वृक्षों से तोड़ा जा सकता है, परंतु अन्य कण आम और अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। आम और अमरूद जो होता है उसमें से हम एक एक फल को तोड़ सकते हैं, एक एक फल को तोड़ के हम अलग कर सकते हैं, लेकिन जो अन्य कण होते हैं वो बहुत फलों की अपेक्षा बहुत छोटे होते हैं, उसमें से हम एक एक बीज को, एक एक कण को, एक एक पदार्थ को नहीं तोड़ सकते। तो वही इसमें कह रहा है कि आमों तथा अमरूदों को वृक्षों से तोड़ा जा सकता है, परंतु अन्य कण आम और अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए इनकी डंडियों से तोड़ना असंभव होता है। अन्य कणों को उसकी डंडियों से कैसे पृथक किया जाता है? जब हम किसी खेत में, खलिहान में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि लंबी लंबी फसलें होती हैं और फसलों के ढेर सारे उसमें लंबी लंबी श्रृंखलाएं होती हैं, ढेर सारे उसमें फसल होते हैं। तो उसमें किसान क्या करते हैं कि उसको काट काट के मोटे मोटे गट्ठर बना लेते हैं और गट्ठर को क्या करते हैं, धूप में सुखा देते हैं। धूप में सुखाने के बाद देखते हैं कि जो प्रत्येक फसल है, प्रत्येक डंडी है, उसमें अनाजों की संख्या ढेर सारी रहती है, उसको हम हाथ से बीन नहीं सकते। तो उसको बीनने के लिए क्या किया जाए, किस प्रोसेस से हम उसको अलग करें? तो वही अन्य कणों को उनकी डंडियों से पृथक कैसे किया जाए। आगे है, डंडियों से अन्य कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। जो डंडियों से अन्य कण या अनाज को अलग करने की जो विधियां होती है वो उसको थ्रेसिंग कहते हैं। जब मैंने बताया कि खेत खलिहानों में जब बड़े बड़े ये डंडियां रहते हैं और फसलों की जो डंडियां होती हैं उनके जब मोटे गट्ठर बनाते हैं, उसके बाद उसको हम सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद उसमें जो बीज लगे होते हैं उसको अलग करने की, जो पृथक करने की जो विधियां होती हैं वो आपका थ्रेसिंग कहलाते हैं। तो डंडियों से अन्य कणों अथवा अनाज को पृथक करने की जो प्रक्रम है, जो विधि है, वो थ्रेसिंग कहलाती है। इस प्रक्रम में डंडियों को पीट कर अन्य कणों को पृथक किया जाता है। ये क्या होता है, इस विधि में क्या करते हैं, जो मोटे मोटे गट्ठर होते हैं उसको डंडों से पीट कर उनमें से बीज को या अन्य कणों को अलग करते हैं। आगे है, कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से किया जाता है। अत्यधिक मात्रा के अन्य कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीनों का उपयोग किया जाता है। कभी कभी क्या होता है, जो मोटे मोटे गट्ठर होते हैं उसको डंडों से पीटकर उससे अन्य कण अलग किए जाते हैं। कभी कभी क्या करते हैं कि उस पर बैलों से चला के या बैलों के द्वारा उसको अलग किया जाता है, और कभी कभी जब वो बड़े पैमाने पर होता है तो उसके लिए थ्रेसिंग मशीन का यूज़ करते हैं, उससे अनाज को अलग करने के लिए, डंडियों से अनाज को अलग करने के लिए। तो आप थ्रेसिंग विधि समझ गए होंगे कि थ्रेसिंग विधि क्या होती है। देखिए यहाँ जैसे कि किसान है, किसान जब फसलों का काट लिया है, फसलों को काटने के बाद बड़े बड़े गट्ठर बना के उसको धूप में सुखा दिया है, उसके बाद उसको डंडे से पीट के उससे बीज अलग कर रहा है, या तो बैलों के द्वारा या तो थ्रेसिंग मशीन के द्वारा। और जब बड़े पैमाने पर होता है तो मशीनों का यूज किया जाता है। आगे है, अथवा एक मिनट नीचे,
तो थ्रेसिंग विधि हो गया और हस्तचयन विधि हो गया, दो विधि हम लोग देख लिए। तीसरी विधि हमारा है निष्पावन। निष्पावन क्या होता है इसको देखेंगे। क्रियाकलाप थर्ड के माध्यम से हम लोग निष्पावन को देखेंगे कि निष्पावन क्या होता है। इसमें क्या है, सूखे रेत तथा बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए। सूखी बुरादे लेना है, सूखा पाउडर लेना, सूखा पत्ती लेनी है, सूखे बुरादे लेना है और रेत के सूखे रेत लेने, मतलब बालू लेना है, पत्ती लेना है और बुरादा लेना है। इन तीनों का मिश्रण बनाना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन मिश्रण को किसी प्लेट इस मिश्रण को किसी प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर रखिए। ये जो हम सूखी पत्ती लिए हैं, सूखा रेत लिए हैं और साथ साथ लकड़ी का जो बुरादा लिए हैं, इन सारों का एक मिक्सचर बनाना है, इन तीनों का एक मिश्रण बनाना है। उसके बाद इसको किसी पेपर पे या समाचार पत्र के ऊपर रखना है। फिर मिश्रण को ध्यान से देखना है। मिश्रण को ध्यान से देखिए, क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं? क्या दोनों अवयवों के कणों को अमाप समान है? क्या हस्तचयन द्वारा इन अवयवों को पृथक करना संभव है? जब हम बुरादा, रेत और सूखी पत्तियों का मिश्रण लेंगे, उसका चूड़ बना के उसका मिश्रित कर देंगे, उसके बाद हम उसको किसी कागज या समाचार पत्र पे रखेंगे, तो क्या उससे हम सारे कण अलग कर सकते हैं? रेत के कण अलग कर सकते हैं, लकड़ी का बुरादा अलग कर सकते हैं और सूखी पत्तियों का क्या उसमें पाउडर जो है उसको हम अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? वही इसमें पूछ रहा है कि क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं? क्या दोनों अवयवों के कणों की अमाप समान है? उसके जो माप होंगे, कणों के जो आकार होंगे वो भिन्न भिन्न होंगे। कुछ छोटे कण होंगे, कुछ बड़े कण होंगे, कुछ मोटे कण होंगे, कुछ उसके और भी कण उससे साइज में डिफरेंट होंगे। तो वही है कि दोनों अवयवों के जो कण होते हैं वो अमाप समान है। क्या हस्तचयन द्वारा इन अवयवों को पृथक करना संभव है? क्या हाथ के द्वारा हम हाथ को एक एक कण को बीन के अलग कर सकते हैं? हस्तचयन द्वारा इसका संभव है पृथक्करण। आगे है, अब आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए तथा किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाइए। मिश्रण को प्लेट में अथवा समाचार पत्र पर रखिए। जिस प्लेट अथवा समाचार पत्र पर मिश्रण रखा है उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए ताकि मिश्रण धीरे धीरे नीचे गिर जाए। हमको क्या करना है कि हमको मिश्रण लेना है। मिश्रण लेके हमको किसी खुले मैदान में जाना है। खुले मैदान में जाएंगे तो थोड़ी ऊंचाई पे हम जाएंगे। ऊंचाई पे जाने के बाद किसी कागज में समाचार पत्र में हम ऐसे लेंगे और अपने कंधे के बराबर थोड़ा ऊंचाई करेंगे। उसके बाद उसको हम ऐसे करके हिलाने की कोशिश करेंगे। यहाँ लिखा है उसे पकड़कर हवा के कंधे के ऊपर ले जाइए और थोड़ा सा उसको ऐसे टेढ़ा करना है। आप गाँव वगैरह में देखे होंगे तो क्या करना है, उसको थोड़ा सा टेढ़ा करना है। तो जब टेढ़ा करके उसको थोड़ा थोड़ा नीचे गिराएंगे जब हम, तो क्या होगा, जो कण हल्के होंगे वो हवा के साथ उड़ जाएंगे और जो कण अनाज वाले होंगे वो हमारे पैर के पास गिर जाएंगे। तो वही इसमें कह रहा है कि अब आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए तथा किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाइए। मिश्रण को प्लेट में अथवा समाचार पत्र पर रखिए। जिस प्लेट अथवा समाचार पत्र पर मिश्रण रखा है उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए ताकि मिश्रण धीरे धीरे नीचे फिसले। तो अभी मैंने जैसे आपको बताया कि जो सारे मिश्रण हम बनाएंगे उसको क्या करेंगे, किसी पेपर या किसी समाचार पत्र पे ले लेंगे। उसके बाद हम खुले मैदान में जाएंगे। खुले मैदान पे किसी ऊंचाई वाले स्थान पे हम जाएंगे। उसके बाद वहां जाने के बाद उस प्लेट को या उस पेपर को हम अपने कंधे के बराबर ऊंचाई पे उसको ले जाएंगे। उस ऊंचाई पर ले जाने के बाद उसको कुछ टेढ़ा करेंगे। टेढ़ा करके उसको नीचे गिराने का प्रयास करेंगे। तो वही इसमें दे रहा है। आगे है, क्या होता है, क्या दोनों अवयव रेत एवं बुरादा एक ही स्थान पर गिरते हैं? क्या कोई अवयव ऐसा है जो वायु द्वारा दूर उड़कर चला जाता है? जब हम गिराते हैं तो क्या ऐसा होता है कि जो बुरादा है या पत्ती जो है, उसका जो मिश्रण है, रेत है और बुरादा है या सूखी पत्तियों का जो पाउडर है, क्या सारे कण जो होते हैं एक ही स्थान पे गिरते हैं या कुछ ऐसे भी हैं जो हवा के माध्यम से कहीं और चले जाते हैं? तो वही इसमें कह रहा है कि एक ही स्थान पर गिरते हैं। क्या कोई अवयव ऐसा है जो वायु द्वारा दूर उड़कर गिरता है? क्या वायु मिश्रण के दोनों अवयवों को पृथक करने में सफल हुआ है? क्या ये इस प्रोसेस के द्वारा हम सारे मिश्रण को वायु के द्वारा अलग कर सकते हैं? वायु क्या इसका जिम्मेदार है उन दोनों को अलग करने के लिए? आगे है, क्या किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है? किसी मिश्रण को इस प्रकार अलग करने की जो विधि होती है वो निष्पावन कहलाती है। तो निष्पावन विधि क्या हो गई, जब हम किसी चीज़ों का मिश्रण लेते हैं, जैसे मान लीजिए रेत है और सूखी पत्तियां हैं और बालू के कण हैं और उसके साथ साथ लकड़ी का बुरादा है, उन तीनों का एक साथ मिश्रण बनाएंगे। मिश्रण बना के क्या करेंगे, किसी कागज या पेपर पे रखेंगे। उसके बाद उसको हम किसी खुले मैदान में ले जाएंगे। खुले मैदान में थोड़ी ऊंचाई पे जाने के बाद उसको हम अपने कंधे के बराबर पेपर करके उसको हम
थोड़ा टेढ़ा करके नीचे गिराने का प्रयास करेंगे। जब नीचे गिराएंगे तो देखेंगे कि क्या जो सारे अवयव, सारे कण हैं, क्या एक साथ गिर रहे हैं या कुछ उसमें से अलग हो जा रहे हैं। तो उसमें हम देखेंगे कि हवा के माध्यम से कुछ जो धूल कण हैं, भूसी वगैरह, वो कुछ दूर हो जा रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो हमारे पास पैर के पास गिर रहे हैं। तो ये सारी जो प्रोसेस करने की विधि है, ये सारी विधि जो हो, उसमें अनाजों को, अवयवों को या पदार्थों के कणों को अलग करने की जो विधि होती है, इसको हम निष्पावन कहते हैं। तो वही इसमें है निष्पावन किसे कहते हैं, तो किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की जो विधि होती है वो निष्पावन कहलाती है। निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी व हल्के अवयवों को पृथक करने के लिए किया जाता है। निष्पावन जो विधि है, इसका जो प्रयोग होता है वो जो पवन चलते हैं, हवा चलता है, झोंका चलता है, उसके द्वारा जो बड़े बड़े कण होते हैं उसको अलग करने के लिए किया जाता है। छोटे और बड़े कण को अलग करने के लिए किया जाता है। तो यही है कि निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंके द्वारा मिश्रण से भारी व हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्य कणों से पृथक करने के लिए करते हैं। साधारणतः जो किसान होते हैं वो अनाजों की जो ओसाई करते हैं तो इसी माध्यम से करते हैं। वो जब अनाजों को खेतों से ला के बड़े बड़े गट्ठर से बीज को, अन्य कणों को अलग कर लेते हैं, तो उसकी जब ओसाई करनी होती है तो वो बड़े बड़े पात्र के द्वारा, बड़े बड़े बर्तन के द्वारा उसमें उसको रख के उसकी भूसी को और अन्य कणों को ऐसे ही अलग करते हैं, ऊंचाई पे ले जाके उसको ऐसे ओसाने का प्रयास करते हैं जिससे हवा के माध्यम से भूसी जो होती है वो कहीं दूर जाके गिरती है और अनाज जो होते हैं उनके नीचे पैर के पास आके गिर जाते हैं। तो वही है साधारणतः कि किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्य कणों से पृथक करने के लिए करते हैं। तो ये आपका निष्पावन विधि है। तो हम लोग 3 विधि देख लिए, हस्तचयन विधि, निष्पावन विधि और एक कौन सी विधि थी आपकी, एक पृथक्करण करने वाली विधि थी हम लोग थ्रेसिंग विधि। थ्रेसिंग थी, निष्पावन थी और हस्तचयन विधि। 3 विधि हम लोग देख लिए हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखिए महिलाएं जो निष्पावन विधि द्वारा अनाज का ओसाना कर रही हैं, यहाँ पे अनाज गिराने की कोशिश कर रही हैं, कुछ अपने कंधे के बराबर टेढ़ा करके। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, जो अनाज हो रहा है इधर गिर रहा है और जो भूसी हो रही है, वेस्ट मटेरियल जो हो रहा है वो इधर चला जा रहा है। तो इस तरह से निष्पावन विधि किया जाता है। उससे हम छोटे अनाजों को बड़े अनाजों से अलग करने के लिए या बड़े या भारी कणों को हल्के कणों से पृथक करने के लिए हम निष्पावन विधि का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं, भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्र हो जाते हैं, जबकि भारी अन्य कण पृथक होकर निष्पावन प्लेटफॉर्म के निकट एक ढेर बना लेते हैं। अलग हुए भूसे को पशुओं के चारे सहित अन्य कई प्रयोजनों में प्रयोग किया जाता है। जब हम ऊंचाई से गिराते हैं तो उसमें से क्या होते हैं, अभी मैंने बताया कि भूसा जो होता है कहीं दूर एकत्र हो जाता है और जो अनाज होते हैं वो कुछ पास में एकत्र हो जाते हैं। तो वही है, जो हल्के कण होते हैं वो पवन के साथ उड़कर कहीं अन्यत्र जो है कहीं दूर जगह पे जाके एकत्र हो जाते हैं और भारी कण जो होते हैं पृथक होकर उसे प्लेटफॉर्म के निकट ही एक ढेर बना लेते हैं। और इससे जो अलग हो जाते हैं, भूसे जो अलग होते हैं, भूसे का उपयोग आप जानवरों के लिए भी करते हैं, जानवरों के चारे के लिए यूज किया जाता है। उसके साथ साथ अन्य कार्यों के लिए भी इस भूसे का प्रयोग किया जाता है। आगे है चालन विधि। चालन विधि क्या होती है, कभी कभी हमें आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है। कभी कभी आटे मतलब जो गेहूं का आटा हम लोग यूज करते हैं, उससे कोई व्यंजन बनाने की या भोजन बनाने की इच्छा होती है। हमें इसमें उपस्थित चोकर तथा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। इनमें से क्या होता है, जब चोकर होते हैं कुछ अशुद्धि भी होते हैं, उसको हम पृथक करने के लिए भी आवश्यकता होती है, पृथक करने की भी जरूरत होती है। तब हम क्या करते हैं, इसके लिए हम चालनी या छन्नी का उपयोग करते हैं तथा उनमें आटा डालते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमें आटे से कुछ बनाने का मन करता है, कुछ व्यंजन बनाने का मन करता है, वो भी आटे का प्रयोग करके। तो आटे का प्रयोग करने के लिए हम क्या करते हैं, आटे में कुछ अशुद्धियाँ भी मिली होती है तो उसको चलनी के द्वारा हम उस पर डालने का प्रयास करते हैं। तो वही उसमें उपस्थित चोकर तथा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम चालनी का उपयोग करते हैं, उसमें आटा डालते हैं। देखिए यहाँ चालनी में दिखा रहा है, आटा चालते हुए दिखा रहा है, ये आपका चालनी है, इसमें आटा का प्रयोग कर रहे हैं, आटा उसमें डाल रहे हैं। आगे दे रहा है, आटे के छोटे कण चालनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियाँ चालनी में रह जाती हैं। जब हम आटे को चालनी में डालते हैं तो उसमें जो महीन कण होते हैं वो अब नीचे चले आते हैं और जो उसमें अशुद्धियाँ होती हैं, मोटे कण होते हैं, वो ऊपर ही रुक जाते हैं। आगे है, प्रायः आटे की मिल में गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे जैसी अशुद्धियों को हटाया जाता है। साधारणतः गेहूं की बोरी को एक तिरछी चालनी पर डाला जाता है। म्हणजे साधारणतः प्रायः क्या होता है, आटे जब होते हैं, जब गेहूं जब होते हैं, मिलों में जब आटे बनने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे लोग, मजदूर लोग क्या करते हैं, उसको पहले उनमें से जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, पत्थर होते हैं, भूसे के कण होते हैं, उन सारे पदार्थों को वो लोग अलग करते हैं, उसके बाद आटे की पुसाई करते हैं। तो ये क्या होता है कि मतलब आटे की मिल में गेहूं को पीसने से पहले पत्थर और भूसे जैसी अशुद्धियों को हटाया जाता है। साधारणतः गेहूं की बोरी को एक तिरछी चालनी पर डाला जाता है। चालन द्वारा पत्थर, डंडियां
तथा भूसा जो निष्पावन और थ्रेसिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं उसको दूर किया जाता है। जो निष्पावन विधि द्वारा हम अलग किए अनाज के जो वेस्ट मटेरियल थे, थ्रेसिंग विधि द्वारा यूज़ किए, उसमें से जो अशुद्धियाँ रह जाती हैं वो आपके चालन विधि द्वारा अलग हो जाते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जो गेहूँ की बोरी होती है उसको कुछ बोरी मान लीजिए ऐसे रहेगा, उसमें तिरछा कर लेते हैं और इस पर ऐसे करके तिरछा जो होता है चालन विधि का एक तिरछी चालनी होती है, चालनी जो होती है इसमें तिरछा करके ऐसे डालते हैं। उसके बाद इसको जो होते हैं इसमें पत्थर या भूसा या कोई भी चीज़ें होती हैं वो निष्पावन विधि द्वारा नीचे गिर जाती हैं। तो वही इसमें दे रहा है कि साधारणतः गेहूं की बोरी को एक तिरछी चालनी में डाला जाता है, एक तिरछी तरह से ऐसे तिरछा चालन रखा रहता है उसमें डाला जाता है और चालन द्वारा पत्थर, डंडी तथा भूसी को निष्पावन विधि या थ्रेसिंग के बाद जो रह जाते हैं उसको हम दूर कर लेते हैं। हम जो गेहूं को, अनाज को जो हमारा पृथक करने की जो विधि थी, निष्पावन विधि थी, चालन विधि थी, थ्रेसिंग विधि थी, उसके पृथक करने के बाद जो बचता उसको हम चालन विधि द्वारा अलग कर लेते हैं। आगे है, आपने इसी प्रकार के बड़े बड़े चालनों को भवन निर्माण करने वाले स्थानों पर रेत से कंकड़ तथा पत्थर पृथक करने के लिए उपयोग में लाते हुए देखा होगा। आपने कभी कभी देखा होगा कि बड़े बड़े जब बिल्डिंग बनते हैं, भवन मिलते हैं, तो उसमें जो बालू होते हैं, मोरंग होते हैं, उन सारे कड़ों को छाना जाता है, चलनी के माध्यम से उसके बड़े कड़ों को अलग किया जाता है। क्योंकि जब हम किसी बिल्डिंग बारे में चीज़ों में उसमें प्लस्तर के लिए यूज़ करते हैं या किसी और चीज़ के लिए यूज़ करते हैं तो उसमें मोटे कड़ जो होते हैं वो सही से उसमें पकड़ नहीं पाते, मसाले उसमें सही से सामंजस्य नहीं बना पाते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, बड़े बड़े कड़ को, चालनों को भवन निर्माण वाले स्थानों पर रेत में से कंकड़ और पत्थर को पृथक किया जाता है। जो बड़े बड़े उसमें कंकड़ पत्थर होते हैं उसको हम अलग करते हैं चालन विधि द्वारा। आगे है, ये देखिए दिया है कि बड़े बड़े अनाज हैं उसको हम कैसे अलग करते हैं। चालन द्वारा कंकड़ पत्थरों को रेत से पृथक किया जाता है। जब बिल्डिंग बनाया जाता है तो बिल्डिंग में जो रेत होते हैं, बालू के जो कण होते हैं, उसमें से कंकड़ पत्थर को हम अलग ऐसे ही करते हैं। आगे क्रियाकलाप फोर्थ दिया, क्रियाकलाप फोर्थ में क्या कह रहा है, कक्षा में एक चालनी, छन्नी तथा थोड़ा सा आटा घर से लाइए। चालन द्वारा आटे से अशुद्धियों को पृथक कीजिए। अब चाक का पाउडर बनाइए तथा उसे आटे के साथ मिलाकर इस मिश्रण को चालन कीजिए। क्या हम चालन द्वारा चाक पाउडर या आटा को पृथक कर सकते हैं? कक्षा में क्या करना है, हमको एक छन्नी ले जाना है, छन्नी ले जाना है, थोड़ा सा आटा लेके जाना है, उसको आटे को हमको चालना है। उसको चालने के बाद फिर क्या करना है, हमको चाक का चूड़ बनाना है, उस आटे में मिला देना है, फिर हमको उसको चालना है। फिर हम देखेंगे क्या जो है चाक के कण और आटे के जो पाउडर हैं क्या दोनों मिक्स हो गए हैं, क्या हम उनको अलग कर सकते हैं। वही इसमें कह रहा है, कक्षा में एक चालनी तथा थोड़ा सा आटा घर से लाइए, चालन द्वारा आटे से अशुद्धियों को पृथक कीजिए। अब चाक का पाउडर बनाइए तथा उसको आटे के साथ मिलाइए, इस मिश्रण का चालन कीजिए। क्या हम चालन द्वारा चाक पाउडर और आटा को पृथक कर सकते हैं? जब हम चाक के पाउडर को आटे को एक साथ मिला देते हैं उसके बाद हम उसको अलग करने की कोशिश करते हैं, तो क्या हम चाक पाउडर और आटे को अलग कर सकते हैं? आगे है, चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों जिनकी अमापों में अंतर हो को पृथक करने में किया जाता है। चालन विधि का जो प्रयोग करते हैं वो ऐसे वस्तु के लिए, ऐसे पदार्थों के लिए किया जाता है जिनके अमाप जो होते हैं, जो माप होते हैं, आकार जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। और जैसे कि चाक का पाउडर और आटा जो होते हैं वो उसके महीन कण सेम होते हैं, उसके समान होते हैं, तो उसमें से हम आटा और चाक के पाउडर को अलग नहीं कर सकते। लेकिन हम चालन विधि का प्रयोग करते हैं जिसमें छोटे कण हो, बड़े कण हो, उसमें से हम बारीक कण को अलग करने के लिए और उसके मोटे कण को अलग करने के लिए हम करते हैं। तो वही है, जिनके अमापों में अंतर हो, जिनके आकार में अंतर हो, इस चीजों के लिए हम चालन विधि का प्रयोग करते हैं। आगे है अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन। अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन क्या होता है? कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता है। कभी कभी जो मिश्रण होते हैं या जो पदार्थ होते हैं उनको हम चालन या निष्प्रभावन द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं या हस्तचयन विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में धूल मिट्टी जैसे हल्के कण हो सकते हैं। चावल तथा दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियां कैसे पृथक करते हैं? कभी कभी ऐसा होता है जो मिश्रण में अवयव होते हैं उसको निष्पावन विधि द्वारा हम अलग नहीं कर सकते या हस्तचयन विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम दाल और चावल ले सकते हैं। दाल चावल में धूल भी रहती है, मिट्टी के कण भी रहते हैं, तो धूल और मिट्टी के कण को हम लोग किस तरह से अलग कर सकते हैं? हाथ चालन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? वही है कि चावल और दाल में धूल मिट्टी और हल्के कण हो सकते हैं। चावल और दालों को पकाने से पहले हम उनकी अशुद्धियों को दूर करते हैं। अभी मैंने बताया कि चावल हैं, दाल हैं, गेहूं हैं, ये सारे जो होते हैं उनको हम बनाने से पहले या पकाने से पहले चावल की जो अशुद्धियां होती है उसको अलग करते हैं। चावल में जो भूसे होते हैं, मोटे कण होते हैं, कंकड़ होते हैं या कुछ भी मतलब वेस्ट भी होते हैं उसको हम लोग अलग करते हैं। और दाल का भी ऐसे ही प्रोसेस है। और गेहूं को भी आटा बनाने से पहले, पिसाने से पहले उसकी भी अशुद्धियां हम बाहर निकालते हैं। तो वही है कि जो हस्तचयन विधि या निष्पावन विधि द्वारा पृथक करना संभव नहीं है, तो चावल और दाल में धूल मिट्टी और हल्के कण भी हो सकते हैं। चावल और दाल को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियां कैसे हम पृथक करें? आगे है,
प्रायः पकाने से पहले चावल या दालों को जल से धोया जाता है। जब हम चावल या दाल में जल डालते हैं तब उन पर चिपकी हुई अशुद्धियां जैसे मिट्टी और धूल के कण पृथक हो जाते हैं। ये अशुद्धियां जल में चली जाती हैं जिससे जल थोड़ा सा मटियाला हो जाता है। अब सोचिए बर्तन की तली में कौन डूबेगा। हम क्या करते हैं, जब चावल या दाल को हमको बनाना होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसको हम पानी में भिगाते हैं। पानी में जब हम डालते हैं तो जो दाल और चावल में जो अशुद्धियाँ या मिट्टी के कण या धूल के कण जो चिपके होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं, पानी में भीग जाते हैं। उसके बाद उस अशुद्धियाँ को हम अलग कर सकते हैं, मिट्टी या धूल को जो है हम पृथक कर सकते हैं और ये अशुद्धियाँ जो होती हैं वो पानी के साथ जो है बाहर निकल जाती हैं। और कुछ ऐसी होती है जो तली में बैठी होती हैं। तो वही क्या चीज़ तली में बैठी होती है वो हमको देखना है कि जल जो होता है थोड़ा मटियाला हो जाता है। अब सोचिए बर्तन की तली में कौन डूबेगा, जल डूबेगा या धूल डूबेगा। इसमें क्या करना है, जब हम लोग चावल या दाल बनाते हैं, चावल और दाल बनाने से पहले हम क्या करते हैं, उसकी बिनाई करते हैं, उसको बीनते हैं, उसका हस्त चयन विधि द्वारा उसकी जो वेस्ट मटेरियल होते हैं जैसे भूसा वगैरह उसकी भूसी होती है, कंकड़ पत्थर होते हैं, वो सारे हम अलग कर लेते हैं। उसके बाद भी कुछ अशुद्धियाँ उसमें रह जाती हैं जैसे धूल मिट्टी के कण उसमें चिपके रह जाते हैं। तो उसको हम कैसे अलग करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं कि दाल चावल बनाने से पहले हम उसको पानी में भिगाते हैं। पानी में भिगाते हैं तो जो उसमें चिपके हुए जो बारीक कण होते हैं वो क्या होते हैं, पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं, पानी को मटियाला बना देते हैं और फिर पानी के माध्यम से हम उसको बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें जो नीचे तली पे क्या बैठा है, अनाज बैठा है या मिट्टी बैठी है। तो यही इसमें कहने का मतलब है कि जल थोड़ा मटियाला हो जाता है। अब सोचिए बर्तन की तली में कौन डूबेगा, जल डूबेगा या जल या धूल। और ऐसा क्यों है, क्या आपने देखा है कि बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर गिराया जा सकता है। जब हम चावल या दाल को कुछ धुलते हैं तो देखिए हम बर्तन को टेढ़ा कर देते हैं तो उसमें जल जो होती है, जल के साथ जो मिट्टियाँ वगैरह होती हैं, धूल कण होते हैं, वो सारे गिर जाते हैं। तो वही ये बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर गिराया जाता है। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। जब मिश्रण में जल मिलाते हैं तो उस पर जो भारी कण होते हैं वो नीचे तली में बैठ जाते हैं। जैसे हम दाल या चावल को धुलने का जब प्रयास करते हैं तो उसमें जो बारीक मिट्टी के कण होते हैं वो पानी के साथ बाहर आ जाते हैं और चावल और दाल के जो कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। तो ये जो बैठ जाने की विधि या प्रक्रम है इसे हम अवसादन कहते हैं। आगे है अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। अवसादित जो मिश्रण होता है उसको हम बिना हिलाए, जैसे हम चावल या दाल को धुलते हैं उसके बाद उसको थोड़े टाइम के लिए रखते हैं तो उसको हम हिलाएं ना, जो नीचे बैठा हुआ उसको हिलाएं ना, ऊपर से हम उसके पानी को अलग कर लें या मिट्टी को अलग कर लें, मिट्टी सहित जो होती है उसको उड़ेल दें। तो ये क्रिया जो होती है वो निस्तारण कहलाती है। तो आप समझ गए होंगे कि जो मिश्रण में जो भारी अवयव होते हैं उसमें से जो मिट्टी धूल के कण हैं वो पानी के माध्यम से जो नीचे निकल जाते हैं या गिर जाते हैं और तली में जो बैठ जाता है वो अवसादन कहलाता है। और उसके द्वारा उसके बिना हिलाए जो उसके पानी होते हैं, पानी में मिलाए गए जो अशुद्धियाँ होती है उसको बाहर निकालने की जो क्रिया होती है वो आपका निस्तारण कहलाता है। आइए अब हम ऐसे अन्य मिश्रणों का पता लगाते हैं जिनमें अवयवों को अवसादन तथा निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जाता है। अब हमें ऐसे मिश्रण का पता लगाना है जिसके जो अवयव होते हैं उसको हम अवसादन और निस्तारण विधि द्वारा अलग करते हैं या पृथक करते हैं। आगे देखते हैं, जैसे इसमें किसी तरह का मिश्रण है जो दो अवयव है उसको अवसादन और निस्तारण द्वारा अलग किया जा रहा है। आगे है, यही सिद्धांत ऐसे द्रवों के मिश्रण को पृथक करने में भी उपयोग किया जाता है। यही सिद्धांत जो होता है वो ऐसे द्रवों को पृथक करने के लिए भी किया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते हैं। जैसे हम बालू का कण लिए थे कल हम लोग कल वाले चैप्टर में, पिछले चैप्टर में देखे थे कि उसमें हम लोग बालू का कण, लकड़ी का बुरादा लिए थे और भी कुछ कण लिए थे जिसमें हम लोग चीनी नमक का घोल भी बनाए थे। तो उसमें क्या हुआ था, कुछ पदार्थ घुल गए थे। तो ऐसे पदार्थ जो जल में पूरी तरह से विलीन हो जाते हैं, घुल जाते हैं, वो विलेय कहलाते हैं और जो पूरी तरीके से नहीं घुलते हैं उनको हम अविलेय कहते हैं। तो वही इसमें कह रहा है कि यही सिद्धांत ऐसे द्रवों के मिश्रण को पृथक करने में भी उपयोग में लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते हैं। उदाहरण मतलब जो आपस में विलीन नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इसी विधि द्वारा पृथक किया जाता है। तेल और जल का जब हम मिश्रण लिए थे उसमें जब हम उसको विलोड़ित किए थे तो कुछ टाइम तक वो पानी के साथ मिक्स हो गया था या घूम रहा था। फिर जैसे हम उसको नीचे रखते हैं तो तेल का जो है ऊपर एक परत बन जाता है और नीचे पानी हो जाता है। तो वही है, उदाहरण के लिए तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इसी विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। यदि द्रव के ऐसे मिश्रणों को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो दो पृथक परतों में बढ़ जाते हैं। इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत बनाता है उसे निस्तारण द्वारा
पृथक कर लिया जाता है। जब हम तेल और जल का मिश्रण लिए थे, उसको बिलोड़ित किए थे, तो उसमें क्या हुआ था, थोड़ा टाइम रखने के बाद उसमें 2 परत बन गई थी। ऊपर जो है तेल हो गया था और नीचे उसके पानी जो है आ गया था। तो वही है, 2 पृथक-पृथक परतों में बढ़ जाते हैं। इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत बनाता है उसे निस्तारण द्वारा पृथक कर लिया जाता है। ऊपर की जो तेल है उसको हम आसानी से अलग कर लेते हैं, निस्तारण द्वारा उसको हम पृथक कर लेते हैं। आगे दिया है, आइए फिर से ठोस तथा द्रव के किसी मिश्रण पर विचार करें। चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करते हैं? आइए हम ठोस और द्रव के उसमें फिर अलग करने का प्रयास करें। ठोस या द्रव के किसी मिश्रण पर विचार करें कि ठोस है और द्रव में मिक्स किया गया है, जैसे चीनी और नमक हो गया, नमक और पानी हो गया, तो उसके मिश्रण को हम अलग करें। चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करते हैं? चाय जब तैयार हो जाता है, चाय जब बन जाता है, तो उसको पृथक करने के लिए हम क्या करते हैं? उसमें जो चाय पत्ती के कण होते हैं उसको हम कैसे अलग करते हैं? निस्तारण की विधि अपनाइए, इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है। परंतु क्या आपको चाय में कुछ पत्तियां अब भी मिलती हैं? इसके लिए हमको निस्तारण विधि अपनाना है। निस्तारण विधि अपनाना है, उसके बाद क्या इससे हमको सहायता मिलती है। निस्तारण विधि के द्वारा कुछ सहायता मिलती है और जिसके माध्यम से हम चाय में कुछ और पत्तियां भी मिलती हैं। क्या? तो ये बताना है, परंतु क्या आपको चाय में कुछ पत्तियां अब भी मिलती हैं? अब चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए। क्या चाय की सारी पत्तियां रह जाती हैं? इस प्रक्रम को निस्यंदन कहते हैं। जब हम चाय बनाते हैं, फिर उसको किसी छन्नी के माध्यम से छानने का प्रयास करते हैं, तो उस पे छानते हैं तो क्या होता है कि सारी पत्तियां जो होती हैं वो उस छन्नी में आ जाती हैं और चाय जो होता है वो अलग हो जाता है। तो इस तरह जो चाय की सारी पत्तियां अलग हो जाती हैं, इस प्रक्रम को हम निस्यंदन कहते हैं। चाय से पत्ती को अलग करने की जो विधि होती है वो निस्यंदन कहलाती है। आगे है, अब सोचिए, तैयार चाय से चाय की पत्तियां पृथक करने में निस्तारण और निस्यंदन में से कौन सी विधि अच्छी है? चाय की जो पत्ती है उसमें से अलग करने के लिए निस्तारण और निस्यंदन दोनों में से कौन सी विधि अच्छी हो सकती है? कौन सी विधि उसके लिए उपयोगी हो सकती है? आइए अब हम अपने उपयोग में आने वाले जल के उदाहरण पर विचार करते हैं। क्या हम सभी को हर समय पीने के लिए सुरक्षित जल मिलता है? जो हम पानी पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं उस पर हमको बात करना है, उसके बारे में सोचना है कि जो हम पानी पीते हैं क्या हमको प्रतिदिन स्वच्छ पानी मिलता है, शुद्ध पानी मिलता है? आगे है, कभी कभी नलों में गंदला जल प्राप्त होता है। तालाबों तथा नदियों में एकत्रित किया गया जल भी पंकिल हो सकता है, विशेषकर बरसात के बाद। कभी कभी ऐसा होता है कि नलों से हम पानी निकालते हैं तो कुछ गंदा आता है, कुछ बालू के कण आते हैं, कुछ और भी चीज़ें आती हैं, तो पानी गंदा होता है। और इसके साथ साथ जो नदी होते हैं, तालाब होते हैं, वहाँ के जल भी गंदे हो जाते हैं, मिट्टी उसमें मिल जाती है। जब बारिश के समय जब बारिश होता है तो हमारे जो आसपास की मिट्टियाँ जो होती है वो पानी सब जाके नदी नाले में गिराती हैं, तो वहाँ के पानी भी दूषित हो जाते हैं, पंकिल हो जाते हैं। आगे है, आइए अब हम यह देखें कि क्या हम पृथक्करण की कुछ विधियों द्वारा जल से मिट्टी जैसी आविले अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। अब हमको ऐसा देखना है कि पृथक्करण की किस विधि के द्वारा हम जल से मिट्टी की अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। आगे है क्रियाकलाप 5। क्रियाकलाप 5 में क्या है? तालाब या नदी का पंकिल जल लीजिए। यदि यह ना मिल सके तो एक गिलास जल में थोड़ी सी मिट्टी मिला दें, इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें। जल का सावधानी पूर्वक प्रेक्षण कीजिए, अपने प्रेक्षणों को लिखिए। हमको क्या करना है? नदी या तालाब का पंकिल जल या कीचड़ वाला जल लेना है। अगर हमको तालाब या नदी का जल नहीं मिलता है तो हमें क्या करना है? एक गिलास पानी लेना है, उसमें हमको मिट्टी घोल लेना है। मिट्टी घोलने के बाद क्या करना है? उसे आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। उसके बाद हमको उसका प्रेक्षण करना है, सावधानी पूर्वक उसको देखना है कि इसमें क्या वो विलय हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। उसके बाद क्या है? क्या गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ गई है? ऐसा क्यों हुआ है? इस प्रक्रम को आप क्या कहेंगे? जब हम देखेंगे कि बरसात का पानी लेके आएंगे या नदी नाले का गंदला पानी लाएंगे, उसको अगर नहीं हमको मिल पाता है तो क्या करेंगे? गिलास पानी में मिट्टी को थोड़ा सा घोल लेंगे। घोलने के बाद उसको थोड़ा टाइम के लिए रख देंगे। फिर देखने का प्रयास करेंगे कि क्या उसमें मिट्टी के कण हैं जो तली में बैठ गए हैं। यही है कि गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ गई है, ऐसा क्यों हुआ है? इस प्रक्रम को आप क्या कहेंगे? अब जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा तिरछा कीजिए। इस गिलास के ऊपर के जल को दूसरे गिलास में उड़ेलिए। आप इस प्रक्रम को क्या कहेंगे? जब हम देखेंगे कि नीचे तली में बैठ गया तो गिलास को थोड़ा सा तिरछा करेंगे और इधर दूसरा गिलास रहेगा, उसमें से तिरछा करेंगे तो पानी को गिराने का प्रयास करेंगे। जब पानी को गिराएंगे तो आप क्या देखेंगे कि केवल पानी आ रहा है, जो वेस्ट मटेरियल है वो नीचे रुक जा रहा है। तो वही है, इस गिलास के ऊपर के जल को दूसरे गिलास में उड़ेलिए। आप इस प्रक्रम को क्या कहेंगे? क्या दूसरे गिलास का जल अब भी पंकिल अथवा भूरे रंग का है? अब इसका निस्यंदन कीजिए। जो हम दूसरे गिलास में पानी तिरछा करके पानी गिराए हैं तो क्या उसका कलर अभी भी भूरा या किसी और कलर का है, किसी भूरे कलर का, या पंकिल या कीचड़ वाले कलर के जल है उसमें? अब इसको हम निस्यंदन विधि द्वारा अलग करेंगे। आगे है, क्या चाय वाली छन्नी से यह कार्य किया जा सकता है? क्या चाय वाली छन्नी से हम उसे जो पानी का कलर चेंज हुआ है उसको हम चेंज कर सकते हैं, उससे हम छान सकते हैं, अलग कर सकते हैं?
आगे है, आइए कपड़े की सहायता से जल को निस्यंदन करने का प्रयास करें। कपड़े के टुकड़े में बुने हुए तागों के बीच में छोटे छोटे छिद्र अथवा रंध्र होते हैं। कपड़े के इन्हीं छिद्रों का उपयोग कर निस्यंदक के रूप में उपयोग किया जाता है। जब हम किसी गिलास में मिट्टी को घोल लेते हैं, उसके बाद उसको थोड़ा टाइम तक के लिए रख देते हैं, देखते हैं कि नीचे उसकी अशुद्धियाँ बैठ जाती हैं, मिट्टी के कण नीचे बैठ जाते हैं। फिर क्या करते हैं, तो गिलास को थोड़ा तिरछा करते हैं और उस पानी को दूसरे गिलास में गिराने का प्रयास करते हैं। जब वो पानी दूसरे गिलास में आ जाता है तो उस दूसरे वाले गिलास के पानी को हम चेक करते हैं क्या ये भी भूरे कलर का या पंकिल कलर का है। अगर ये भूरा और पंकिल है तो फिर इसको हम कैसे शुद्ध करेंगे। इसको शुद्ध करने के लिए हम कपड़े लेते हैं। कपड़े में हमें पता है कि उसमें बहुत बारीक बारीक छिद्र होते हैं। इसके द्वारा हम जो है उसको अलग करने का प्रयास करेंगे। और ये जो कपड़े के जो इन छिद्र का जो उपयोग होता है वो निस्यंदक के रूप में किया जाता है। जो कपड़ा होता है वो आपका निस्यंदक पदार्थ के रूप में यूज किया जाता है। आगे है, यदि जल अब भी पंकिल है तो अशुद्धियों को फिल्टर पत्र द्वारा निस्यंदित कर सकते हैं, जिनमें और भी छोटे रंध्र हो सकते हैं। अगर हम कपड़े के माध्यम से भी छान रहे हैं, उसके बाद भी हमको पानी का कलर अगर मटमैला दिख रहा है या कुछ गंदा दिख रहा है तो इसको हम फिल्टर पेपर के द्वारा फिल्टर करने का प्रयास करेंगे, फिल्टर द्वारा निस्यंदित करेंगे। और क्योंकि फिल्टर पेपर जो होता है उसमें और छोटे छोटे और बारीक कर पाए जाते हैं या बारीक रंध्र पाए जाते हैं, छोटे रंध्र पाए जाते हैं। फिल्टर पत्र एक ऐसा निस्यंदक होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। फिल्टर पत्र के उपयोग से संबंधित विभिन्न चरण दर्शाए गए हैं। फिल्टर पत्र को शंकु के रूप में मोड़कर कीप में लगा दिया जाता है। इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर पत्र के ऊपर उड़ेल दिया जाता है। जो फिल्टर पेपर होता है उसको ऐसे कीप के आकार का बना लेते हैं। उसके बाद इसमें हम मिश्रण को उड़ेलते हैं। मिश्रण के ठोस कण इसके छिद्रों से नहीं गुजर पाते हैं और फिल्टर पत्र पर ही रह जाते हैं। जब हम फिल्टर पेपर लेते हैं तो इसमें और भी बारीक कर होते हैं, कपड़े से भी बारीक कर इसमें बारीक बारीक छिद्र होते हैं। और जब हम इसको पानी को फिल्टर करते हैं, पानी को उसमें डालते हैं तो उसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं उसके माध्यम से नीचे नहीं जा पाती हैं, जो मोटे कण होते हैं वहीं जाके रुक जाते हैं। तो वही इसमें है, मिश्रण के ठोस कण इसके छिद्रों से नहीं गुजर पाते और फिल्टर पत्र पर ही रह जाते हैं। यहाँ देखिए कुछ कीप का आकार का दिखाया हुआ है, फिल्टर पेपर के द्वारा कैसे अलग किया है। ये तिरछा सा आकार बना के उसके बाद अलग करके पानी को चेक किया है कि निस्यंदन विधि द्वारा। आगे है, साधारणतया फलों तथा सब्जियों के रसों को पीने से पहले उसमें बीजों तथा ठोस कणों को पृथक किया जाता है। निस्यंदन विधि का उपयोग घरों पर पनीर बनाने में किया जाता है। साधारणतः जो फल होते हैं, सब्जी होते हैं, फलों का रस बनाते हैं, जैसे सेब है, संतरा है और नींबू है। खासकर नींबू का ही देख लीजिए, नींबू का जब हम लोग रस बनाते हैं, पानी में घोलते हैं तो नींबू के बीज भी आते हैं। तो नींबू को बीज को अलग करने की क्या प्रोसेस है, क्या विधियाँ हैं, तो वही इसमें दे रहा है कि साधारणतः फलों या सब्जियों के रस को पीने से पहले उनके बीज और ठोस कणों को हम पृथक किया जाता है। और निस्यंदन विधि का उपयोग घरों पर पनीर बनाने में किया जाता है। निस्यंदन विधि जो होती है उस विधि से हम घर पे पनीर बनाते हैं। आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। इससे पनीर के ठोस कण और द्रव का मिश्रण प्राप्त होता है। पनीर को इस मिश्रण से कपड़े या छन्नी से फिल्टर करके पृथक कर लिया जाता है। जब हम पनीर बनाते हैं तो पनीर बनाने की कोशिश करते हैं तो पनीर बनाने के लिए हमको दूध को क्या करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है। गर्म करने के बाद उसमें हम नींबू का रस डाल देते हैं। नींबू का रस जब डालते हैं तो क्या होता है, दूध फट जाता है, उसमें ठोस कण जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं और पानी या द्रव जो होता है वो अलग हो जाता है। तो वही इसमें पनीर के ठोस कणों और द्रव का मिश्रण मिलता है। उसके बाद इस मिश्रण को हम कपड़े के माध्यम से या बारीक छिद्र वाले फिल्टर पेपर वगैरह से हम इसको पृथक कर लेते हैं। आगे है बाष्पन। बाष्पन विधि क्या है, क्रियाकलाप 6 के माध्यम से देखेंगे। बीकर में कुछ जल गर्म कीजिए, जल को उबालने दीजिए। यदि आप निरंतर गर्म करते रहेंगे तो क्या संपूर्ण बीकर में हमको क्या लेना है, कुछ जल लेना है, कुछ जल को लेके उसको गर्म करना है और लगातार उसको गर्म करते ही रहना है। क्या संपूर्ण, आगे है, संपूर्ण जल भाप में बदल जाता है तथा अदृश्य हो जाता है। अब दूसरे बीकर में जल में 2 चम्मच नमक डालिए और अच्छी तरह हिलाइए। हमको क्या करना है, एक बीकर लेना है, उसमें जल लेना है, जल को गर्म करना है और लगातार गर्म करते रहना है जब तक वो भाप में ना बदल जाए। उसके बाद क्या करना है, हमको एक बीकर में नमक लेना है और पानी लेना है, उसको 2 चम्मच नमक डाल के उसमें अच्छी तरह हिलाना है, अच्छी तरह से घोलना है। क्या आप जल के रंग में कोई परिवर्तन देखते हैं? बिलोड़ित करने के बाद क्या आप बीकर में कोई नमक देखते हो? नमक के जल से भरे बीकर को गर्म कीजिए। जब हम उसमें नमक डाल देते हैं, उसको हिलाते हैं, तो क्या उसमें कोई रंग दिखाई देता है? रंग दिखाई देता है। क्या होता है कि नमक उसमें घुल जाता है कि नहीं घुलता है, ये इसमें पूछ रहा है कि अच्छी तरह से हिलाइए। क्या आप उसके रंग में कोई परिवर्तन देखते हैं और उसको हिलाते रहिए। कोई नमक के कण आपको दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते हैं। उसके बाद हमको क्या करना है, नमक वाला जल जो घोरे रहते हैं उस बीकर को गर्म करना है। बीकर को गर्म करने के बाद जल को उबल कर उड़ने दीजिए। बीकर में क्या बचता है, जब हम नमक और पानी का घोल रहता है उसको हम गर्म करते हैं तो उसको गर्म करने दीजिए, उबलते दीजिए, उसको उबलने दीजिए।
जब तक उबल पाए। उसमें क्या देखते हैं कि पानी जो होता है भाप बढ़ जाता है और नमक जो है नीचे तली में बैठ जाता है। तो वही है कि बीकर में क्या बचता है। आगे है, इस क्रियाकलाप में हमने मिश्रण से जल तथा नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन की प्रक्रिया का प्रयोग किया। इस प्रक्रिया के द्वारा जब हम किसी गिलास वगैरह में नमक डालते हैं, पानी डालते हैं और इसको घोल देते हैं, विलोड़ित कर देते हैं, तो उसके बाद इसको हम गर्म करने का प्रयास करते हैं और गर्म करते हैं तब तक गर्म करते हैं जब तक सारे पानी जो है वाष्प बन के उड़ ना जाए, भाप बनकर उड़ ना जाए। उसके बाद देखते हैं तली में नमक बच जाता है, तो नमक से पानी को अलग करने के लिए हम वाष्पन विधि का प्रयोग करते हैं, वाष्पन की प्रक्रिया अपनाते हैं। जल को उसके वाष्प से परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जल को उसके वाष्प में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया होती है वो वाष्पन कहलाती है। यहाँ पर जल होता है, वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। जब यहाँ पे जब तक जल उसमें रहेगा तब तक वो वाष्पन की क्रिया होती रहेगी। जैसे ही पानी खत्म हो जाएगा उसकी वाष्पन की प्रक्रिया रुक जाएगी और जो उसके कण होंगे वो नीचे तली में बैठ जाएंगे। जैसे हम लोग नमक और पानी का घोल था, उसको हम लोग गर्म किए तो जब तक पानी था तब तक वाष्प बन के उड़ता रहा, उसके बाद नमक जो है तली में बैठ गया। आगे है, आपके विचार से नमक कहाँ से आता है? समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं। इन्हीं लवणों में से एक लवण साधारण नमक है। आपके मन में विचार आता होगा कि नमक कहाँ से बनता है। तो समुद्री जल जो होते हैं उसमें नमक पाए जाते हैं और उसमें से एक साधारण नमक भी है जो समुद्र के जल में पाए जाते हैं। आगे है, जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म हो जाता है और वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है और ठोस लवण नीचे बैठ जाता है। तत्पश्चात इन लवणों के मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। समुद्र का जल होता है, उसको जब बारिश वगैरह होती है तो बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, बड़े बड़े गड्ढे में पानी जाके स्टोर हो जाते हैं। स्टोर होने के बाद जब सूर्य की रोशनी निकलती है, सूर्य जब तेज गर्म होता है तो क्या होता है, पानी जो होता है धीरे धीरे वाष्प बन के उड़ जाता है और नीचे जो समुद्र की तली होती है वहाँ पे नमक बैठ जाता है। उसके बाद उस नमक को हम ला के शोधन विधि द्वारा उसको शुद्ध करके नमक प्राप्त कर लेते हैं, साधारण नमक प्राप्त कर लेते हैं। आगे है, पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग। पृथक्करण की कितनी विधियां हो गई और उसमें से एक से अधिक विधि का हम लोग प्रयोग किए हैं। हमने पदार्थों को पृथक करने की कुछ विधियों के बारे में अध्ययन किया है। प्रायः किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक करने में केवल एक विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं होता। ऐसी स्थिति में हमें एक से अधिक विधियों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। हमें किसी पदार्थ को पृथक करने के लिए कोई एक विधि ही नहीं होती है, उसके लिए कई विधि का हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे चावल से कणों का अलग करने के लिए उसके लिए हम लोग हस्तचयन विधि भी किए थे, थ्रेसिंग विधि भी यूज किए थे। तो वैसे है कि किसी भी मिश्रण में उपस्थित जो विभिन्न अवयव होते हैं उसको पृथक करने के लिए कोई एक विधि का उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि ऐसी स्थिति में हमें एक से अधिक विधियों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। अगला है क्रियाकलाप सेवन। क्रियाकलाप सेवन में क्या है, रेत और नमक का मिश्रण लीजिए, इसे आप कैसे पृथक करेंगे। हमने पहले भी देखा कि हस्तचयन विधि इसके पृथक्करण के लिए व्यवहारिक नहीं होगा। रेत और नमक का हम मिश्रण लेंगे, उसके बाद उसको हम कैसे अलग करेंगे। और इसके पहले अभी हम लोग ने पढ़ा कि रेत और नमक है तो उसको हाथ के माध्यम से हम लोग अलग नहीं कर सकते। रेत के कण बहुत बारीक होते हैं, साथ साथ नमक के भी कण बहुत बारीक होते हैं। इसके कणों को हम हाथ के द्वारा अलग नहीं कर सकते, बीन के हम अलग नहीं कर सकते। तो यही है कि हस्तचयन विधि इसके पृथक्करण के लिए व्यवहारिक नहीं होगा। इस मिश्रण को बीकर में रखिए और इसमें कुछ जल मिलाइए। इसके बाद बीकर को कुछ समय के लिए एक ओर रख दीजिए। क्या आप यह देखते हैं कि रेत बीकर की तली में बैठ रहा है। इसे निस्तारण या निस्यंदन द्वारा पृथक कर सकते हैं। हमको क्या करना है, बालू और रेत का मिश्रण लेना है, उसको एक गिलास पानी में उसको घोल देना है। घोलने के बाद उसको हम रख देते हैं। तो कुछ देर जब रखने के बाद क्या देखते हैं कि उसकी तली में जो बालू के कण हैं, रेत के कण हैं, वो जाके बैठ जाते हैं। तो वही देखेंगे रेत जो है बीकर की तली में बैठ रहा है। और इस विधि को जो होता है हम निस्यंदन या निस्तारण द्वारा अलग कर सकते हैं। निस्तारण या निस्यंदन द्वारा इसको हम अलग कर सकते हैं। निस्तारित द्रव क्या होता है, निस्तारित द्रव में क्या है। क्या आप सोचते हैं कि इस जल में वही नमक है जो आरंभ में मिश्रण में था। जब हम निस्तारित करते हैं, निस्तारित जो द्रव होता है उसमें क्या होता है, हम वही सोचते हैं कि जो पहले हम लोग नमक और रेत का कण जो है उसको घोले थे, क्या वही नमक हमें मिला है या कुछ और भी मिला है। आगे है, अब इस निस्तारित द्रव से नमक व जल को पृथक करना है। इस द्रव को किसी केतली में भरकर इसका ढक्कन बंद करिए। अब कुछ समय तक केतली को गर्म कीजिए। क्या आप केतली की टोटी से भाप निकलती देखते हैं। अब क्या करना है, हमको निस्तारित जो द्रव होते हैं उसमें से नमक और जल को अलग करना है। बालू के कण तो हमने अलग कर लिया, नीचे से जो नीचे बैठ गया वो बालू के कण थे, उसको हमने अलग कर दिया। अब हमको जल से नमक को अलग करना है। इसके लिए हमको क्या करना है, केतली लेना है जिसके ढक्कन बंद हो। उसके बाद उसको हम क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे और गर्म करेंगे
कितना गर्म करेंगे कि ये जो जैसे एक केतली होता है, केतली में आप देखे होंगे जो चाय वगैरह की दुकान पे रखा रहता है, तो उससे भाप निकलता रहे, लगातार भाप निकलता रहे। वही इसमें दे रहा है कि इस द्रव को किसी केतली में भरकर इसका ढक्कन बंद करिए, आप कुछ समय तक केतली को गर्म कीजिए। क्या आप केतली की टोटी से भाप निकलती देखते हैं? क्या इस टोटी से भाप निकलता आप देखते हैं? आगे है, एक धातु की प्लेट लीजिए जिस पर कुछ बर्फ रखी हो। प्लेट को केतली की टोटी के ठीक ऊपर पकड़िए, जैसा कि चित्र 5.13 में दिखाया गया है, दर्शाया गया है। आप क्या देखते हैं? केतली के सारे जल को भाप में बदलने दीजिए। हम क्या करते हैं, जब ये नमक और पानी का जो जल होता है उसको किसी केतली में लेते हैं जिसका ढक्कन बंद होता है, उसके बाद उसको हम हीट करते हैं, उसको गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद उसकी टोटी से हमको भाप निकलता दिखाई देता है। तो टोटी पे जो भाप निकलता दिखाई देता है, वहाँ पे हम एक प्लेट में बर्फ से भरा हुआ जो प्लेट होता है उसको उस टोटी के पास लगा देते हैं, उसके बाद उसको पकड़े रहते हैं। हम क्या देखते हैं कि जो सारा पानी जो भाप बन के जा रहा है उसी पे एकत्र हो जा रहा है। आगे है, जब भाप बर्फ से ठंडी की गई तो प्लेट के संपर्क में आती है तो वह संघनित होकर द्रव जल बन जाती है। जब हम भाप को रोक लेते हैं प्लेट पे, तो वो जब ठंडी हो जाती है, संघनित हो जाती है, तो वो बाष्प संघनित होकर बूंद के रूप में, जल के रूप में हमें पुनः प्राप्त हो जाती है। तो ये संघनित होकर द्रव जल बन जाता है। प्लेट के नीचे से बूंद होकर नीचे गिरने वाला यह जल संघनन द्वारा भाप बन जाता है। ये जो प्लेट के नीचे हम लोग रोके थे, प्लेट के नीचे जो जल एकत्र हो गया था वो बूंद के रूप में संघनित होने लगता है, और ये जो है संघनन द्वारा भाप बन जाता है। जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया होती है वो संघनन कहलाती है। जल वाष्प से द्रव बनने की प्रक्रिया, जब हम किसी पदार्थ को गर्म कर रहे हैं उसके ऊपर हम किसी प्लेट को रख देते हैं तो उसके क्या होते हैं, भाप बनकर उस प्लेट पे स्टोर हो जाते हैं, और जब हम प्लेट को उठाते हैं तो देखिए बूंद बूंद टपकने लगता है। तो ये बूंद बनने की क्रिया या जल बनने की क्रिया, द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की जो क्रिया होती है वो आपके संघनन कहलाता है। आगे है, क्या आपने कभी जिस पात्र में दूध को थोड़ी देर पहले उबाला गया था उस पर ढकी प्लेट पर संघनित जल की बूंदों को देखा? क्या आपने जिस पात्र से दूध को थोड़ी देर पहले दूध को गर्म किए थे तो उसको प्लेट से ढक दिए थे, तो प्लेट से ढकने के बाद उस प्लेट पे क्या आपने जो ढकी प्लेट है उस पर संघनित जल की बूंदों को देखा? जब सारा जल वाष्पित हो जाता है तो फिर केतली में पीछे क्या छूट जाता है? जब पानी जो है वाष्प बन के उड़ जाता है या सारा पानी जो होता है भाप बन के उस प्लेट पे चला जाता है तो केतली के नीचे की तली में क्या बैठ जाता है? इस प्रकार हमने मिश्रण से नमक, रेत तथा जल को निस्तारण, निस्यंदन और बाष्पन तथा संघनन विधियों का प्रयोग कर सफलतापूर्वक पृथक किया। इस प्रकार ये जो मिश्रण था, हमको बालू का कण था, नमक था, पानी था, उन सारे जो कण थे उनको हम लोगों ने निस्तारण, निस्यंदन और बाष्पन तथा संघनन इन 4 विधियों द्वारा सफलतापूर्वक जो है हम लोग पृथक कर लिए। बालू को कण को हम लोग अलग कर लिए, उसके बाद हम लोग नमक के कण को और जल को हम लोगों ने अलग किया। आगे है, पहेली को रेत से नमक की पुनः प्राप्ति की समस्या है। पहेली को रेत से नमक की पुनः प्राप्ति की समस्या है कि मतलब उसको रेत से हम नमक कैसे प्राप्त किए, पुनः कैसे हमें नमक मिल गया। उसने नमक के संपूर्ण पैकेट को रेत की थोड़ी मात्रा में मिलाया था, फिर उसने क्रियाकलाप 7 में सुझाई गई विधि द्वारा नमक को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया, परंतु उसने यह पाया कि वह तो लिए गए नमक के केवल थोड़े भाग का ही पुनः प्राप्ति कर पाई है। उससे क्या त्रुटि हुई होगी? पहेली को जो है यह प्रोसेस फिर से उन्होंने किया, उन्होंने रेत में फिर से नमक मिलाने का प्रयास किया और फिर से यह सारे प्रोसेस अपनाई। उन्होंने क्या किया, एक पैकेट भर नमक ले लिया और उसमें थोड़ी सी रेत ले ली, थोड़ी सी रेत में ढेर सारा नमक डाल के उन्होंने नमक के संपूर्ण पैकेट को रेत की थोड़ी मात्रा में मिलाया। बालू की थोड़ी मात्रा थी और नमक की जो है ज़्यादा मात्रा थी, उसको उन्होंने मिलाया। फिर सारे प्रोसेस वही अपनाए जो हम लोग क्रियाकलाप 7 में अभी किए हैं। उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि नमक के जो है बहुत थोड़े से ही भाग उसमें बचे हैं, बाकी पार्ट जो थे वो उड़ गए हैं। तो यही हमको बताना है कि उसमें क्या त्रुटि रही होगी, पहेली ने उसमें क्या त्रुटि की है कि नमक के बहुत थोड़े से कण उसके प्राप्त हुए हैं। आगे है, क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है? जल जो होता है किसी पदार्थ की कितनी मात्रा को घोल सकता है? अध्याय 4 में हमने पाया कि कई पदार्थ जल में घुलकर विलयन बनाते हैं, तब हम उन पदार्थों को जल में विलेयी कहते हैं। यदि हम जल की मात्रा निश्चित रखकर उस पदार्थ की मात्रा निरंतर बढ़ाते जाएं तो क्या होगा? हम लोग अध्याय 4 में पढ़े थे कि जब किसी पदार्थ को हम किसी जल में घोलते हैं तो जल क्या होता है, उसमें वो पदार्थ अगर आसानी से घुल जाता है तो विलेय कहलाता है। जैसे नमक और चीनी का घोल लिए थे, वो पूरी तरह से पानी में घुल जा रहा था, तो नमक और पानी का जो घोल था वो विलेय था, या वो आसानी से घुल जा रहा था तो विलयन बन जा रहा था। उस पदार्थ को या जल में विलेयी कहते थे। और हम जल की मात्रा निश्चित रखकर, अगर हम जल की मात्रा निश्चित रख दें और पदार्थ की मात्रा बढ़ाते रहे, जैसे मान लीजिए पानी जो है 1 गिलास रहे और चीनी जो है हम उसमें डालते जाए
तो निरंतर जब मात्रा बढ़ाते रहेंगे तो इसका क्या होगा, इसमें क्या परिवर्तन आएगा। आगे है क्रियाकलाप व्यर्थ। क्रियाकलाप 8 में क्या दिया है, इस कार्य के लिए आपको एक बीकर अथवा गिलास, एक चम्मच नमक और जल की आवश्यकता होगी। इस कार्य को करने के लिए कि हम अगर एक गिलास पानी है उसमें लगातार नमक या चीनी की मात्रा डालते जाए तो एक अवस्था ऐसी कैसी आ जाएगी कि मतलब उसमें क्या परिवर्तन होगा जब पानी की मात्रा कम हो जाए, नमक की मात्रा ज़्यादा हो जाए। तो चलिए उसको हम लोग प्रैक्टिकल के माध्यम से देखेंगे। उसमें है, इस कार्य के लिए आपको एक बीकर अथवा गिलास या एक चम्मच नमक और जल की आवश्यकता होगी। इसमें हमको एक बीकर चाहिए या तो एक गिलास चाहिए, उसमें हमको नमक चाहिए और साथ साथ पानी चाहिए। आधा कप जल बीकर में उड़ेल लिए, आधा कप जो है जल उसको बीकर में लेना है। एक चम्मच नमक इसमें डालकर तब तक विलोड़ित कीजिए जब तक कि यह पूरी तरह से ना घुल जाए। अब फिर एक चम्मच नमक डालिए और भली बात विलोड़ित कीजिए। इसी प्रकार एक एक चम्मच नमक मिलाते रहिए और विलोड़ित करते जाइए। हमको क्या करना है कि एक बीकर लेना है, उसमें आधा कप पानी डाल देना है, उसके बाद उसमें एक चम्मच हमको नमक डालना है, नमक डाल के उसको हमको हिलाना है, विलोड़ित करना है। उसके बाद फिर हमको एक चम्मच नमक डालना है, फिर उसमें हमको मिलाना है। ऐसे हमको प्रोसेस करते जाना है, एक एक चम्मच उसमें डालते जाना और मिलाते जाना है। आगे है, कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद क्या आप यह पाते हैं कि कुछ आबिलेई नमक बच जाता है और बीकर की तली में बैठ जाता है। जब हम ये प्रोसेस करते रहते हैं कि आधे कप पानी में एक चम्मच नमक डाले, उसको हम लोग विलोड़ित किया या घुमाया, मिलाया, मिक्स किया तो वो पूरी तरह से घुल दिया। फिर दूसरी चम्मच डाले वो भी घुल गया, तीसरा भी डाले वो भी घुल गया। ऐसे करते करते हम लोग कई चम्मच डाले वो घुल गया। फिर एक अवस्था ऐसी आ जाएगी कि जब हम लोग नमक डालेंगे तो वो घुलेगा नहीं बल्कि नीचे तली में बैठ जाएगा। तो वही है, कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद क्या आप पाते हैं कि कुछ आबिलेई नमक बच जाता है और बीकर की तली में बैठ जाता है। यदि हाँ तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि अब इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता। अब यह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। जब हम किसी बीकर में पानी ले रहे हैं, उसमें एक चम्मच नमक डाले तो घुल गया, फिर दोबारा हम एक चम्मच डाले तो फिर घुल गया। फिर ऐसे ही करते करते हम लोगों ने नमक की मात्रा इतनी बढ़ा दी कि एक अवस्था ऐसी आ गई जब नमक घुलना बंद हो गया और नमक जाके तली में बैठ गया। तो इस अवस्था को क्या कहते हैं, इस अवस्था को कहते हैं कि अब विलयन संतृप्त हो गया है, अब उसमें घुलने की क्षमता नहीं है। जैसे हम लोग भोजन करते हैं, भोजन खाते हैं, तो कुछ व्यक्ति होते हैं खाते हैं तब तक खाते हैं जब तक उसका मन एकदम तृप्त ना हो जाए कि अब लगे कि अब मेरा पेट फुल हो गया है। ऐसे ही जल और नमक का विलयन भी है। नमक जो है तब तक ही जल में घुलेगा जब तक पूरी तरह से जल संतृप्त नहीं हो जाता, पूरी तरह से जल एकदम तृप्त ना हो जाए। तो इसमें वही कह रहा है कि यदि हाँ तो इसका अर्थ यह हुआ कि अब इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता। अब यह विलयन जो होता है संतृप्त विलयन कहलाता है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया संतृप्त विलयन क्या होता है। यहाँ एक संकेत है जो यहाँ बताता है कि उस समय संभवतः क्या गलत हुआ होगा जब पहेली ने रेत में अधिक मात्रा में मिले नमक की पुनः प्राप्ति का प्रयास किया होगा। अब इस प्रयोग से हमको ये पता चल रहा है कि जब पहेली ने प्रयोग किया था रेत में, जब नमक की मात्रा मिलाई थी तो ऐसा क्या हुआ था कि रेत के कण बच गए थे, रेत के बहुत कम कण बचे थे। कुछ ऐसा ही प्रयास उन्होंने किया होगा कि वो संतृप्त अवस्था में आ गया होगा, तब वो घुलने का प्रयास नहीं होगा बल्कि नीचे तले में बैठ गया होगा। तो अधिक मात्रा में मिले नमक की पुनः प्राप्ति का प्रयास किया था। कदाचित नमक की मात्रा संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा से बहुत अधिक थी। आबिले नमक रेत के साथ मिला रह गया जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सका। जो उन्होंने परीक्षण किया था, पहेली ने परीक्षण किया था कि उसमें बालू की कम मात्रा ली थी और नमक की जो है ना ज़्यादा मात्रा ली थी। तो उसमें भी यही अवस्था आई होगी कि वो बालू जो हो गया होगा उसमें संतृप्त अवस्था होगी। एक अवस्था के बाद वो नमक के कण को अवशोषित नहीं किया होगा, नमक के कण को घुलाया नहीं होगा और उनको वही नमक प्राप्त हो गया होगा। यही रीज़न रहा होगा कि जो नमक की मात्रा थी वो बहुत अधिक रह गई थी और आबिले नमक रेत के साथ मिला रह गया जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सका। वह अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके अपनी समस्या हल कर सकती है। अगर उसमें वो अधिक मात्रा में जल का कर दे, उसमें जल की मात्रा बढ़ा दे तो वो अपनी समस्या हल कर सकती है। वो उसमें आपको नमक जो है जितनी मात्रा में वो चाह रही थी उतनी मात्रा में उसे हम प्राप्त हो सकती है। तो पहेली ने जो प्रैक्टिकल किया, जो उन्होंने प्रयोग किया कि जो एक पैकेट नमक में थोड़ा सा बालू का कण और पानी जो है, पानी की भी कम मात्रा थी, इसी की वजह से उसके नमक जो है पूरी तरीके से नहीं घुल पाए क्योंकि जल जो था, जितना जल रहेगा उसी के हिसाब से वो नमक का भी अपने अंदर अब्जॉर्ब करेगा और शोषण करेगा और एक अवस्था आने के बाद जब वो संतृप्त हो जाता है तो नमक को घोलने में बंद कर देता है। तो यही सारे प्रोसेस उसमें गलती हुई थी जिससे वो नमक घुल नहीं पाया था और बालू के कण के साथ मिक्स हो गया था। और अगर उसमें वो जल की मात्रा बढ़ा दे तो उसकी जो समस्या थी, जो उसे त्रुटि हुई थी, वो सही हो जाएगी। आगे है, कल्पना कीजिए कि उसके पास मिश्रण में सारे नमक को घोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है।
क्या किसी अन्य उपाय द्वारा जल की उसी मात्रा में संतृप्त विलयन बनाने से पूर्व पहले से अधिक नमक घोला जा सकता है? उसको सोचना है कि उसके पास जो मिश्रण है उसमें सारे नमक को घोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल नहीं था। जैसे कि अभी मैंने बताया कि अगर उसमें जल की मात्रा वो बढ़ा दे तो उसका जो विलयन है सही हो जाएगा, उसकी जो त्रुटि है वो सही हो जाएगा। तो वही है, क्या उसमें जल की मात्रा की कमी थी, उसको घोलने के लिए पर्याप्त जल उसमें नहीं था। क्या किसी अन्य उपाय द्वारा जल की उसी मात्रा में संतृप्त विलयन बनाने से पूर्व या पहले से अधिक नमक घोला जा सकता है? क्या उसके पास कोई ऐसी विधि है जिसमें संतृप्त विलयन से पूर्व या उसके बाद जो है उसमें और अधिक नमक यूज़ किया जा सकता है, नमक घोला जा सकता है? आइए हम पहेली की सहायता करने का प्रयास करें। पहेली की हमको सहायता करना है कि वो जो सोच रही है उस तरह का प्रैक्टिकल वो कर पाए कि ना कर पाए, क्या करे वो। आगे है क्रियाकलाप 9। क्रियाकलाप 9 में क्या है? बीकर में कुछ जल लीजिए तथा उसमें तब तक नमक मिलाइए जब तक कि इसमें और नमक ना घुल सके। इस प्रकार हमें नमक का जल में संतृप्त विलयन प्राप्त होगा। बीकर में हमको कुछ जल लेना है, उसमें हमको नमक डालना है और नमक को तब तक घुलाने का प्रयास करना है जब तक नमक पूरी तरीके से घुल जाए, और एक अवस्था जब आ जाए कि नमक घुलना बंद हो जाए। तो वही हमको है कि बीकर में कुछ जल लेना है, उसमें तब तक नमक मिलाना है जब तक भी नमक ना घुल जाए। इस प्रकार हमें नमक का जल में संतृप्त विलयन प्राप्त हो जाएगा। अब इस संतृप्त विलयन में कम मात्रा में नमक मिलाइए और इसे गर्म कीजिए। अब क्या करना है कि जो संतृप्त विलयन हो गया, जो संतुष्ट विलयन हो गया, उसमें थोड़ी सी मात्रा में नमक मिलाना है। नमक मिलाकर इसको हमको गर्म करना है। अब आप क्या पाते हैं? बीकर की तली वाले नमक का क्या हुआ? क्या आप यह घुल गया? यदि हाँ तो क्या इस विलयन को गर्म करने पर इसमें और नमक घोला जा सकता है? जब हम क्या करते हैं, जो तली में नमक बैठ जाता है या नमक जो संतृप्त विलयन हो जाता है उसमें थोड़ा सा और नमक हम डालते हैं, उसके बाद उसको हम गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद हम देखते हैं कि ये नमक जो होता है पूरी तरीके से घुल जाता है। जब ये नमक घुल जाता है तो फिर उसमें हम सोचते हैं कि हम इसमें और नमक मिलाएं, क्या वो घुल जाएगा? तो वही है, आप क्या पाते हैं कि बीकर तली वाले नमक का क्या हुआ? अब क्या यह घुल गया? यदि हाँ तो क्या इस विलयन को गर्म करने पर इसमें और अधिक नमक घोल सकता है? आगे है, इस गर्म विलयन को ठंडा होने दीजिए। क्या बीकर की तली में नमक पुनः बैठता दिखाई देता है? अब इस गर्म विलयन को है ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या देखेंगे, क्या इसमें नमक नीचे बैठा हुआ दिखाई दे रहा है? आगे है, यह क्रियाकलाप सुझाता है कि गर्म करने पर नमक की अधिक मात्रा घोली जा सकती है। यह क्रियाकलाप जो करते हैं इसमें यह दिखता है या समझ में आता है कि इसमें हम नमक की और भी मात्रा इसमें घोल सकते हैं। क्या जल में विभिन्न विलेय पदार्थों की समान मात्रा घुलती है? आइए पता लगाएं। क्या जल जो होता है उसमें विभिन्न विलेय पदार्थ में समान मात्रा ही घोली जा सकती है? क्रियाकलाप 10 देखते हैं। इसमें क्या है, 2 गिलास लीजिए और प्रत्येक में आधा कप पानी भरिए। 1 गिलास में 1 चम्मच नमक मिलाइए। 2 गिलास हमको लेना है और उसमें दोनों में हमको आधा आधा पानी भरना है और 1 चम्मच उसमें नमक डालना है और तब तक उसे विलोड़ित कीजिए जब तक कि वह घुल ना जाए। 1-1 चम्मच नमक की मात्रा विलयन संतृप्त होने तक डालते रहिए। हमको 2 बीकर पानी लेना है, उसमें 1-1 चम्मच नमक डालना है और जब तक हमको उसको तब तक हिलाना है जब तक वो पूरी तरीके से घुल ना जाए। 1-1 चम्मच नमक की विलयन संतृप्त होने तक डालिए, तब तक डालिए जब तक विलयन संतृप्त ना हो जाए। नमक के चम्मचों की संख्या जो कि घोली गई है को 5.2 में लिखिए। जो नमक में चम्मचों की संख्या, जितने चम्मच हम नमक डाले हैं उसकी संख्या को हमको सारणी में लिखना है। अब इस क्रियाकलाप को चीनी से दोहराइए। आप जो नमक वाली प्रोसेस किए थे उसको हम चीनी के माध्यम से दोहराएंगे। अब इसको जल में विलेय अन्य पदार्थों से भी दोहरा सकते हैं, जैसे नमक चीनी या चीनी पानी या नमक पानी का घोल बना के हम कर रहे हैं, वही प्रोसेस हम किसी और विधि पे भी अपना सकते हैं। आगे है साड़ी 5.2 से आप क्या जानकारी प्राप्त करते हैं? क्या आपने पाया कि जल विभिन्न पदार्थों की भिन्न भिन्न मात्रा को घोलता है? साड़ी जो 5.2 ये साड़ी जो दिया है इससे हमको क्या पता चल रहा है कि जो जल की विभिन्न पदार्थ हैं उसमें भिन्न भिन्न मात्रा है। जैसे नमक मान लीजिए, हम नमक तब तक घोलते हैं जब तक नमक घुलना बंद ना हो जाए। उसी तरह क्या चीनी का भी है कि चीनी भी जब तक घुलता रहेगा तब तक हम घोलते रहेंगे और एक अवस्था आएगी जब चीनी भी घुलना बंद हो जाएगा। तो यही इसमें कहने का मतलब है कि जल विभिन्न पदार्थों को भिन्न भिन्न मात्रा को घोलता है। हमने पदार्थों के पृथक्करण की कुछ विधियों के विषय में चर्चा की। इस अध्याय में प्रस्तुत पृथक्करण की विधियों का उपयोग विज्ञान प्रयोगशालाओं में किया जाता है। हम लोगों ने पृथक्करण की ढेर सारी विधियों का प्रयोग किया है, ढेर सारी विधियों के बारे में अध्ययन किया है। ये सारी जो विधि होती हैं वो प्रयोगशाला में प्रयोग की जाती हैं। हमने यह भी सीखा कि पदार्थ को द्रव में घोलने से विलयन बनता है। यदि विलयन में और पदार्थ ना घुल सके तो ये संतृप्त विलयन कहलाता है। और हमने यह भी देखा कि जब किसी विलयन में किसी पदार्थ में हम कोई पदार्थ घोलते हैं तो तब तक घुलता है जब तक विलयन संतृप्त नहीं हो जाता, और जब घुलना बंद हो जाए तो हम कह सकते हैं कि विलयन संतृप्त विलयन है।
आगे यहाँ पे सारणी दिया है, इसमें पदार्थ है और जल में घुलने वाले पदार्थ की मात्रा है, चम्मचों की संख्या। इसमें आपको नमक लिखना है और नमक में संतृप्त विलयन में कितने चम्मच पे वो विलयन जो है संतृप्त हो गया या घुलना बंद हो गया। इसी के साथ साथ चीनी का भी प्रयोग करना है, चीनी को हम कितने चम्मच उसमें यूज किए हैं कि एक संतृप्त विलयन बन गया है। तो आज का चैप्टर हमारा समाप्त हो गया है। इसमें कुछ वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसके बारे में हमको देखना है कि मंथन क्या होता है, ये सारा मैंने बता ही दिया। मंथन क्या होता है, जो दूध होते हैं, दही होते हैं, उससे जो हम लोग मक्खन अलग करने की विधि होती है, मंथन विधि द्वारा अलग करते हैं। संघनन को बताया है कि जब किसी पानी को गर्म करते हैं, ऊपर प्लेट पे रख देते हैं तो पानी जो है भाप बनकर उस प्लेट पे चला जाता है और ठंडा होकर वो पानी बूंद के रूप में गिरने लगता है, संघनित हो जाता है, वही आपका संघनन कहलाता है। निस्तारण विधि भी बता दी है कि जब कोई चीज़ तली में बैठ जाता है उसके बाद उसके पानी को हम धीरे से गिरा लेते हैं तो वो निस्तारण विधि हो जाता है। बाष्पन भी आप जानते हैं, निस्यंदन और हस्तचयन, ये सारी विधि मैंने आपको बताया। संतृप्त विलयन, अवसादन, चालन विलयन और थ्रेसिंग क्या है, निष्पावन क्या है, ये सारे विधियों के बारे में हम लोगों ने देख लिया और इसकी परिभाषा क्या है, ये सारी चीज़ें भी आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको देखते हैं क्या है। हस्तचयन, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन मिश्रणों से उसके अवयवों के पृथक्करण की कुछ विधियां हैं। सारी विधियां हम लोगों ने पढ़ा कि सारे पदार्थ, सारे अन्य कण जो है किसको किस विधि से अलग करते हैं, कैसे हम चीनी बालू को अलग करते हैं, कैसे नमक बालू को अलग करते हैं, कैसे अनाज के मोटे कण को अलग करते हैं, कैसे पानी और उसके घोल को अलग करते हैं, उसमें से नमक कैसे अलग करते हैं। बस सारी विधियां हम लोगों ने देखा। हस्तचयन की विधि क्या है, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन मिश्रण, ये सारे अवयवों को हम लोग अलग करने की अलग अलग विधियां देखी है। आगे है अनाज से भूसा तथा पत्थरों को हस्तचयन द्वारा पृथक किया जाता है। अनाज से जो भूसा होता है और पत्थर को हम हस्तचयन विधि द्वारा अलग करते हैं। भूसा अनाज के भारी बीजों से निष्पावन विधि द्वारा अलग किया जाता है। भूसा जो होता है, अनाज के भारी कण जो होते हैं, उसके हम निष्पावन विधि द्वारा अलग करते हैं। अगला है किसी मिश्रण के कणों की अमाप में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक किया जाता है। किसी भी मिश्रण के जो कण होते हैं उनका जो आकार होता है वो अलग अलग होता है, उसका जो उपयोग होता है वो चालन हम निस्यंदन विधि द्वारा उसको अलग करते हैं। अगला पॉइंट है रेत तथा जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और निस्तारण की विधि द्वारा जल को पृथक किया जाता है। रेत और जल के जो मिश्रण होते हैं उसमें जो रेत होते हैं, रेत के भारी कण जो होते हैं वो नीचे तली में बैठ जाते हैं और जिसको हम आसानी से निस्तारण की विधि द्वारा जल से अलग कर लेते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन आ गया है, इसमें कुछ और भी पॉइंट है। द्रव तथा उसमें आबिले पदार्थ के अवयवों को निस्यंदन के उपयोग से पृथक किया जाता है। जल जो होते हैं या उसमें आबिले पदार्थ होते हैं, आबिले मतलब जो जल में आसानी से नहीं घुलते हैं, उनको हम निस्यंदन विधि द्वारा अलग करते हैं। अगला है किसी द्रव को उसी वाष्प से परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहलाती है। किसी द्रव को वाष्प के द्वारा परिवर्तित करने की प्रक्रिया जो होती है वो वाष्पन कहलाती है। वाष्पन की विधि का उपयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने में किया जाता है। वाष्पन विधि का जो प्रयोग होता है, ये किसी द्रव में ठोस पदार्थ अगर घुले होते हैं तो उसको अलग करने के लिए हम वाष्पन विधि का यूज करते हैं, वाष्पन विधि को अपनाते हैं। आगे है जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक ना घुल सके वह उस विलयन का संतृप्त विलयन है। जब हम विलयन में कोई पदार्थ घोलते हैं तो एक अवस्था ऐसी आती है जब वो पदार्थ उसमें घुलना बंद हो जाता है, तो ऐसी स्थिति को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। आगे है किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। किसी पदार्थ को, विलयन को, जब हम संतृप्त विलयन को अगर हम गर्म करते हैं, पदार्थ डालते हैं तो उसमें थोड़ी और मात्रा में भी हम पदार्थ को घोल सकते हैं। जल विलेय पदार्थों की विभिन्न मात्राएं घोलता है। जल जो होता है ये विलेय पदार्थों की अलग अलग मात्राएं घोल सकता है। आगे है अभ्यास प्रश्न आ गया। इसमें आपका पहला प्रश्न है, हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है। दो उदाहरण लिखिए। कोई भी मिश्रण दिया हुआ है, उसमें विभिन्न अवयवों को हमको अलग करने की आवश्यकता क्यों होती है, इसका दो विधि आपको बताना है। आगे है निष्पावन से क्या अभिप्राय है या कहाँ उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे या धूल के कण को कैसे पृथक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, छालन से क्या अभिप्राय है या कहाँ उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेत तथा जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को कैसे पृथक करेंगे। आटे और चीनी के मिश्रण से क्या चीनी को पृथक करना संभव है, अगर हाँ तो आप इसे कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन है, पंकिल जल के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे। ये सारे क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देने का प्रयास करेंगे। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसका आंसर हम कमेंट बॉक्स में जरूर देखेंगे और डिटेल में आप लोग इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि सारे प्रोसेस, सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करवा चुके हैं। अभी ऊपर हम लोग डिस्कस किए हैं, अच्छा खासा हम लोग डिस्कस किए हैं बहुत अच्छे से, तो आप लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो आप लोग इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थान को भरना है। इसमें पहला है
धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं? धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि क्या कहलाती है? तो ये आपका थ्रेसिंग कहलाता है। थ्रेसिंग की विधि द्वारा हम डंडियों को अलग करते हैं, बड़े बड़े गट्ठर बना लेते हैं, उसके बाद उसको धूप में सुखा लेते हैं, फिर डंडों के माध्यम से उसको पीट के हम अलग करते हैं, या कभी बैलों का भी प्रयोग करते हैं। उसके साथ साथ हम थ्रेसिंग मशीनों का भी यूज़ करते हैं। तो धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की जो विधि होती है वो थ्रेसिंग विधि होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है। पृथक्करण की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? जब हम किसी दूध को कपड़े के माध्यम से छानने का प्रयास करते हैं तो जो उसके कण होते हैं कपड़े पे रुक जाते हैं, तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? तो वो निस्यंदन कहलाती है। निस्यंदन कहलाती है। निस्यंदन कहलाती है। अगला है, समुद्र के जल से नमक डैश प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। समुद्र के जल से हम नमक कैसे प्राप्त करते हैं? तो ये क्या करते हैं, जो बड़े बड़े गड्ढे होते हैं उसमें जब जल इकट्ठा हो जाता है और सूर्य की रोशनी जब उसमें पड़ती है तो पानी धीरे धीरे वाष्प बन के उड़ जाता है और नमक जो होते हैं तली में बैठ जाते हैं। तो ये सारी जो प्रक्रिया होती है वो वाष्पन विधि कहलाती है। तो वाष्पन विधि द्वारा समुद्र के जल से नमक को प्राप्त करते हैं, तो यहाँ वाष्पन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब पंकिल जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्धियाँ तली में बैठ जाती हैं। इसके पश्चात स्वच्छ जल को ऊपर से पृथक कर लेते हैं। इसमें उपयोग होने वाली पृथक्करण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब हम पूरी रात किसी बाल्टी में जो वेस्ट होता है, या मतलब पानी में मिट्टी घुला हुआ पानी हम अगर बाल्टी में रख के रात भर उसको रख देते हैं तो सुबह देखते हैं कि जो वेस्ट मटेरियल होता है वो नीचे तली में बैठ जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो ये प्रक्रिया भी आपका निस्यंदन कहलाता है। निस्यंदन कहलाता है। तो इस तरह फिल इन द ब्लैंक्स जो है आपका, आप अपने आंसर से इसको मैच करा लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत्य अथवा असत्य बताना है। दूध और जल के मिश्रण को निस्यंदन द्वारा पृथक किया जा सकता है। दूध और जल के मिश्रण को हम निस्यंदन द्वारा अलग कर सकते हैं। ये सही है कि गलत है? तो ये आपका गलत है। निस्यंदन विधि द्वारा हम दूध और जल को अलग नहीं कर सकते हैं। दूध और जल को अलग करना होता तो हम वाष्पन विधि अपनाते हैं। जब हम दूध और जल को गर्म करते हैं तो जल की क्या खासियत है कि जल जो होता है वाष्प बन के उड़ जाता है और दूध जो होते हैं वो हमको मिल जाते हैं। तो ये आपका गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक तथा चीनी के मिश्रण को निष्पावन द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो नमक और चीनी के मिश्रण को निष्पावन विधि द्वारा अलग करते हैं, तो ये भी आपका गलत है। निष्पावन विधि इसमें हम नहीं यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चाय की पत्तियों को चाय से पृथक्करण निस्यंदन द्वारा किया जाता है। ये आपका राइट है। चाय की जो पत्ती होती है उसको निस्यंदन द्वारा या छन्नी द्वारा हम छान के अलग कर लेते हैं। जो वेस्ट मटेरियल होता है वो छन्नी पे आके बैठ जाता है। तो ये प्रोसेस जो होता है निस्यंदन कहलाता है। ये आपका सही है। अगला है, अनाज और भूसे का पृथक्करण निस्तारण प्रक्रम द्वारा पृथक किया जाता है या अलग किया जाता है। अनाज और भूसे का जो पृथक्करण है वो हम निस्तारण विधि द्वारा करते हैं। निस्तारण विधि में मैंने बताया कि जब कोई अनाज होता है उसको हम किसी कागज़ में या न्यूज़पेपर में लेते हैं और किसी खुले मैदान में जाते हैं। खुले मैदान पे जाने के बाद ऊंचाई वाले स्थान पे जाते हैं और अपने कंधे के बराबर उसको थोड़ा तिरछा करते हैं और नीचे गिराने का प्रयास करते हैं। इससे क्या होता है, जो उसके मोटे कण होते हैं या अनाज जो होते हैं वो हमारे पैरों के पास गिरते हैं और जो उसके हल्के कण होते हैं वो वायु या हवा के झोंकों के द्वारा थोड़े दूरी पे जाके गिर जाते हैं। और इस सारी जो प्रक्रिया होती है वो आपका निस्तारण कहलाता है। और अनाज और भूसे को इसी तरह से हम अलग करते हैं। भूसे का प्रयोग जो होता है वो जानवरों के चारे के लिए यूज करते हैं, कुछ अलग प्रयोग के लिए भी किया जाता है। तो ये भी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, जल में चीनी तथा नींबू का रस मिलाकर शिकंजी बनाई जाती है। आप बर्फ डालकर इसे ठंडा करना चाहते हैं। इसके लिए शिकंजी में बर्फ चीनी घोलने से पहले डालेंगे या बाद में डालेंगे? किस प्रकरण में अधिक चीनी घोलना संभव है? इसमें क्या है कि शिकंजी बनाना है हमको, तो किसी भी उसमें नींबू और पानी हम पहले घोल लेते हैं। तो शिकंजी उसमें बाद में डालेंगे या पहले डालेंगे? जो बर्फ हम यूज़ करते हैं वो क्या चीनी घुलने से पहले डालेंगे या चीनी घुलने के बाद डालेंगे? तो ये सारे क्वेश्चन जो है उसको आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करिए और ये सारे क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आप लोग पिछला चैप्टर जरूर रिवीजन किया कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जो होता है उसी से रिलेटेड होता है। और अगर आप लोग पिछला चैप्टर पढ़े रहेंगे तो अगले चैप्टर को पढ़ने में आप लोग को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कोई भी एग्जाम्पल पिछले चैप्टर से ही रिलेटेड है। तो आप लोग मेहनत से पढ़ाई करते रहिए, बार बार रिवीजन करते रहिए और क्वेश्चन जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।